Hey guys, this is CSEMA Astos Lata from जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। दैट्स ऑल। ये तो रहा हमारा इंट्रो लाइन। अब हम लोग आते हैं हमारे उसी मुकाम की ओर, उसी लाइन पर जहां पर हम लोगों ने हमारा ये मुकाम लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। अब आप लोगों को पता है, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों के टोटल 4 क्वेश्चंस पेंडिंग है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि आपको किसी भी तरह का कोई भी दूसरी बुक रेफर करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी बुक में आपको एसएम, आपका स्कैनर, आपका आरटीपी रिवीजन टेस्ट पेपर, आपके एमटीपी मॉक टेस्ट पेपर और आपकी वर्कबुक, ये इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए सभी प्रकार के मटेरियल जहां से क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं एक बच्चे को करने के लिए, जो कि हमने पूरा का पूरा हमारी बुक नंबर 1 में ही डाल दिया। तो आपको ये बताने के लिए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है कि आपको ये कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मोर ओवर 90% से 95% क्वेश्चंस मैं खुद से क्लास में करवाऊंगा। लेकिन अब पॉइंट अराइज होता है कि रिवीजन पे मैं क्लास को आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ के ऊपर डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि लाटा प्रोफेशनल एकेडमी, जिसका ब्रांड नेम है LPA, वहाँ पर कोस्टिंग आसान है। लेकिन आसान कब है, किसके लिए है? उन सभी बच्चों के लिए है जिनका एग्जाम के अंदर पढ़ के जाने का इंटरेस्ट है। सर ये कैसी कैसी बातें कर रहे हो आप? मतलब कि पढ़ के जाने का इंटरेस्ट है सर। अगर हम लोग फाइनल में आए तो सर पढ़ के ही तो आए होंगे। मैंने कहा बिल्कुल आए होंगे, लेकिन अब पढ़ने का मेरा जो तरीका है उसको थोड़ा सा मैं आप लोगों के लिए अपडेट करूंगा। मैं हो सकता है आप में से कुछ लोग उसको फॉलो करते भी होंगे और उसको फॉलो करने से आपके मार्क्स अच्छे आए भी होंगे। जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, क्या देख पा रहे होंगे कि भैया यहाँ पर CSEMA में आशुतोष लाटा जी जो हैं वो हैं ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक होल्डर। अब इसमें क्या होता है, हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, केवल इतना सा डिफरेंस होता है। हार्ड वर्क हर कोई करता है, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क में क्या आती है स्ट्रेटेजी, मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे सब्जेक्ट के बारे में। आप सब लोगों से मेरी एक इतनी सी रिक्वेस्ट है, एक टीचर होने के नाते आप लोग मानेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आपको जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहां पर करा रहा हूं, मैं जितने भी क्वेश्चन आपको होमवर्क अगर दे रहा हूं, तो मेक श्योर कि नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आप नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट ही तब करेंगे। आपको जितना भी अपने आप से प्रॉमिस कर सकते हैं प्रॉमिस कर लीजिएगा। आपको नेक्स्ट लेक्चर तभी स्टार्ट करना है जब प्रीवियस लेक्चर्स के सारे क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं, सारे होमवर्क जो आपको दिए गए हैं, इन दोनों ही क्वेश्चंस को विदाउट सॉल्यूशन देखे। सॉल्यूशन नहीं देखना है। अगर सॉल्यूशन देखना है तो आप मान के चलिएगा आप लोग 70 तो बहुत दूर की बात है, 50 पर भी फॉल नहीं कर पाएंगे। और कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि आप पास ही नहीं कर पाए इस सब्जेक्ट को, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका माइंड टेस्ट करता है, क्वेश्चन टेस्ट नहीं करता है। आपको ये कोई नहीं कहेगा ले भैया ये क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है, इसको करके आ जा। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उठाते हैं भैया क्या, ये एक हमारे पास एक उपकरण दिया होता है, कौन सा? कैलकुलेटर। हमको ना एक कैलकुलेटर दिया होता है और हम लोग क्या करते हैं, अच्छा जी 10,200, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से तो 10,200 मल्टीप्लाई बाय 3 30,600 आ रहा है। क्या मैच हो गया? ये लो सही, ये लो सही। अरे भाई आप क्या वाउचिंग कर रहे हो या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? वाउचिंग करने जा रहे हो क्या? जैसे वाउचिंग में करते हैं ना, बिल उठाया 50,000 का, एंट्री टक डन, 70,000 का डन, ये वाउचिंग होती है। आप काम वाउचिंग कर रहे हो कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो? तो आप लोग जब तक नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट नहीं करेंगे, जब तक कि
प्रीवियस लेक्चर्स तक के सभी क्वेश्चंस, चाहे वो मैंने क्लास में कराए हों, चाहे वो आपके होमवर्क, अब आपको लगेगा क्लास में कराए हुए क्वेश्चंस को सर इसको करने की क्या जरूरत है? जरूरत है। क्यों? क्योंकि आपको यही क्वेश्चन करने हैं विदाउट सॉल्यूशन देखे, बिना सॉल्यूशन देखे आपको क्वेश्चन करना है। और कोशिश कीजिएगा आप ये जो हमारे क्वेश्चन के एंड में जो ये आंसर्स दिए होते हैं ना, कोशिश कीजिएगा इन आंसर्स को भी आप लोग ना देखें, ये कोशिश कीजिएगा। फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, चेक कीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कम से कम 30 to 40% चांसेस हैं कि आपके अभी भी उस आंसर के, उस क्वेश्चन का आंसर लाने में आप लोग डिफिकल्टीज फील करें। लेकिन उस डिफिकल्टी के टाइम पर भी आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है। आप जब तक उस क्वेश्चन की गहराइयों तक नहीं पहुंच जाते, मेरा ध्यान से सुनिएगा, कंफर्ट जोन से बाहर आइए, कंफर्ट जोन से बाहर आइए अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए तो। मैं आज भी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जितनी सीटिंग मैं पढ़ाई पर मैं दे रहा हूं उतनी सीटिंग आप नहीं दे सकते हैं। मैं आज भी 16 to 18 आवर्स पढ़ाई कर रहा हूं। 15-16 आवर्स तो ऑन एन एवरेज मेरा टाइम जाता है, मेरे वर्किंग आवर्स होते हैं। चाहे मैं रिकॉर्डिंग मान लो, चाहे मेरी खुद की पढ़ाई मान लीजिए, चाहे मुझे नोट्स रेडी करने हैं वो मान लीजिए, चाहे मेरी बुक्स के ऊपर वर्किंग है वो मान लीजिए, चाहे आप लोगों के लिए जो एनालिसिस प्रोवाइड करता हूं वो मान लीजिए। अगर मैं आफ्टर क्लियरिंग CA CMA एंड अगर मैं बात करता हूं चाहे मेरी फाइनेंशियल पोजीशंस पे भी, तो मैं वहां पर भी स्टेबल हूं। लेकिन पॉइंट क्या है? पॉइंट यह है कि आप लाइफ में कब, आप लाइफ में क्या आपने टारगेट सेट कर रखे हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही लगे कि टारगेट सेट होता हुआ नजर आ रहा है, टारगेट को वापस बढ़ा दीजिएगा। जैसे ही टारगेट सेट होता हुआ नजर आ रहा है, टारगेट बढ़ा दीजिएगा। आज अगर आपको लग रहा है ना कि मेरा कल तक लाइफ साइकिल कॉस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कल लाइफ साइकिल खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली टारगेट स्टार्ट कर दीजिए, टारगेट कॉस्टिंग ले लीजिएगा एंड सो ऑन, इस तरह से। अब पॉइंट क्या है, आप लोग बिना सॉल्यूशन देखे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वाउचिंग नहीं करनी है, वाउचिंग नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन खुद से, आप लोग एक रफ कॉपी लेंगे, आप लोग एक रफ कॉपी लेंगे अलग से, और क्वेश्चन का सॉल्यूशन, एक चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे आपकी रफ कॉपी में भी एग्जाम पैटर्न पर चाहिए। जिस तरह आप लोग एग्जाम में लिख के आएंगे, सिमिलर उसी तरह से आपकी रफ कॉपी के अंदर वो क्वेश्चन होना चाहिए। कैलकुलेटर पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, क्वेश्चन करते समय कैलकुलेटर यूज करना है, लेकिन ऐसा नहीं कि कैलकुलेटर पर ही क्वेश्चन सॉल्व कर देना है, ये नहीं करना है। मेक श्योर इस चीज का विशेष ध्यान रखेंगे। और बाकी टाइम टू टाइम मैं आपको समझाता रहूंगा, आपको टाइम टू टाइम गाइड करता रहूंगा। डोंट वरी, मैं आप लोगों के साथ हूं, क्योंकि मैं हमेशा से बोलता हूं आशुतोष लाटा वॉज विद यू, आशुतोष लाटा इज विद यू एंड आशुतोष लाटा विल ऑलवेज रिमेन विद यू गाइज। सो डोंट वरी, आप लोग जितना मुझे यूज कर सकते हैं कीजिए, आई एम रेडी टू यूज। भैया मुझे आप जितना यूज करना चाहें कर लीजिएगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बल्कि ज्यादा खुश नजर आऊंगा। हमारा एक बच्चा है, वो मुझे आज ही मैसेज करके बोलता है, मैंने आज एक कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट किया मेरे बच्चों को, आपको भी वापस से अभी मैं वो एक्सप्लेन करूंगा आपके पास, उम्मीद करता हूं आपके पास तक वो मेरा एक ऑडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट हुआ पहुंचा होगा, जिस पे मैंने आपको EAC इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट, इसके ऊपर मैंने एक ऑडियो मैसेज ब्रॉडकास्ट किया था। क्योंकि मेरे से एक बच्चे ने डाउट पूछा, मैंने एक बच्चे का डाउट को रिजॉल्व करने के लिए उस बच्चे को रिप्लाई नहीं किया, मैंने ब्रॉडकास्ट कर दिया, उसका ब्रॉडकास्ट कर दिया, ताकि उस बच्चे तक भी पहुंच सके वो डाउट जिसको वो डाउट था, लेकिन वो पूछ नहीं पाया। मुझे रिप्लाई आता है, मैं आपको बता दूं, नाम भी बताना चाहूंगा मैं उसका, बच्चे का नाम है जाटेश्वर, ये बच्चा है। इस बच्चे ने मुझे मैसेज किया कि सर मेरे को भी सिमिलर डाउट आ रहा था, मेरे को भी सिमिलर डाउट आ रहा था, लेकिन मैं नहीं पूछा सर, मुझे हेजिटेशन हुई पूछने में। डोंट डू दैट, नेवर डू दैट।
जब भी आपको डाउट आए, ये वापस से मैं मेरे नंबर आप लोगों को पिंग कर देता हूं, ये लीजिए आपको मैसेज नंबर 9785953322, जस्ट ओनली ए सिंगल मैसेज अवे, केवल सिंगल मैसेज दूर हैं आप लोग मेरे से। कितना भी सिली से सिली डाउट आए, कौन है ग्रुप में पूछने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछो, पर्सनल पूछो, कौन जानेगा, आइदर आप या मैं, आप और मैं ही जानेंगे और कोई नहीं जानेगा। अगर सिली क्वेश्चन भी है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका डाउट क्लियर होना पहले इंपॉर्टेंट है। आशुतोष लाटा सर क्या सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आशुतोष लाटा सर क्या सोचेंगे ये इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। इंपॉर्टेंट है कि अगर गलती से उस डाउट के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया 8 मार्क्स का, तो आपके जो मार्क्स 192 हैं वो 200 हो जाएंगे, और नहीं तो अदरवाइज 200 जो आने थे वो 192 रह जाएंगे। चॉइस आपकी है कि आपको आशुतोष लाटा सर को राजी रखना है या आप लोगों को ये मार्क्स चाहिए। तो आंसर है कि आपको 192 की जगह 200 चाहिएंगे। तो आप लोग मुझसे पूछने से पहले ये ध्यान रखिएगा, आप लोग अपने घर में बड़े भाई से कुछ भी चीज पूछने के लिए अगर जितना सोचते हैं उतना ही मेरे से सोचिएगा। मैं उस टाइप के टीचर्स में से नहीं हूं कि आप लोगों के साथ मैं नहीं बना रहा हूं भैया, मैं आप लोगों के साथ हूं शुरू से लेकर एंड तक। आप लोगों को जब जब जरूरत पड़े, जब जब जरूरत पड़े, मैं आप लोगों के साथ हूं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये सारे कंटेंट हम लोग कवर करते हुए चल रहे हैं। अब आप लोगों को बस इतना सा मेरी मदद करनी है, आप अपनी मदद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरी मदद कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन जब आपके स्क्रीनशॉट को मैं वायरल करूंगा ना मेरे चैनल्स पर, मेरे टेलीग्राम्स पर, तो मुझे बेहद खुशी होगी। तो केवल मेरी खुशी के लिए ही सही आप लोग साथ के साथ पढ़ते हुए चले। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आज के लिए मत सोचिएगा कि आशुतोष सर ने इनिशियल लेक्चर में ज्ञान पेल दिया था, हमने ज्ञान सुना, बहुत अच्छा लगा, बड़ा आनंद आया ज्ञान लेने में, लेकिन अमल करेंगे कि नहीं करेंगे वो सोचेंगे। सर हमारे तो 5 सब्जेक्ट चलते हैं, हम क्या करें, मेरे को आई डोंट केयर, मुझे नहीं पता, आपके 5 नहीं 8 के 8 सब्जेक्ट चलते होंगे, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरे सब्जेक्ट से, और मुझे मतलब है इससे कि आपका रिजल्ट कैसे बनेगा। सक्सेस इज ए सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स, और ऑल स्मॉल एफर्ट्स आपके हर एक सब्जेक्ट में। क्या ये सब्जेक्ट आपका 20 मार्क्स का है, ये भी सब्जेक्ट बाकी सब्जेक्ट्स की जैसे 100 मार्क्स का है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है कि सर मेरे तो 5 सब्जेक्ट चल रहे हैं। अरे भाई कर कितने रहे हो, सर एक भी नहीं, क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ऐसे कोर्स करने का। ऐसे कोर्स करने का ही मतलब होता तो भैया सारे फैकल्टीज को पैसे जमा करा दो 8 के 8 सब्जेक्ट का, 8 के 8 सब्जेक्ट्स के टीचर्स को पैसे जमा करा दो और कह दो हमारा कोर्स हो गया, तो हो जाएगा आपका कोर्स? नहीं होगा। मेक ए प्रॉपर स्ट्रेटजी, आपको चाहे 2-2 करके सब्जेक्ट ही कंप्लीट करो, लेकिन मेक श्योर प्लानिंग कुछ इस तरह होनी चाहिए कि जब वो क्लास कंप्लीट हो उन 2 सब्जेक्ट्स की, तो आप ये कह सको कि सर 5 दिन दे दो, केवल 5 दिन दे दो, इस सब्जेक्ट के अंदर एग्जामिशन क्या 70 मार्क्स आ जाएंगे 5 ही दिन में, क्योंकि हमको बस एक बार सेकंड रिवीजन और कर देना है। तो मल्टीपल रिवीजन साथ के साथ करते हुए चलो। आपको लगे ना संडे को जैसे मेरी क्लास नहीं हो रही ना, संडे को मेरी क्लास नहीं हो रही, इसका भी प्लान है क्या, रेगुलर बेसिस पर तो आप लोग मेरी क्लास का रिवीजन करेंगे ही करेंगे। मंडे को जो पढ़ाया उसको मंडे को रिवाइज, ट्यूसडे को पढ़ाया ट्यूसडे को रिवाइज, वेडनेसडे को पढ़ाया वेडनेसडे को रिवाइज, थर्सडे को पढ़ाया थर्सडे को रिवाइज, फ्राइडे को पढ़ाया फ्राइडे को रिवाइज, सैटरडे को पढ़ाया सैटरडे को रिवाइज। अब आता है अमेजिंग डे। क्या ये हमारे लिए रेस्ट डे है? आंसर इज नो। रेस्ट नामक कोई चीज मेरे लिए नहीं बनी है भैया। रेस्ट करेंगे जिस दिन सीएमए बन जाएंगे, उस दिन खूब एंजॉय करना, कोई नहीं रोकेगा आपको। अब आपको इस संडे को क्या करना है, ये जो 6 दिन तक आपने जो रिवीजन किया है ना, इस 6 दिन को आपको यहां पर रिवाइज करना है, इस 6 दिन को यहां पर रिवाइज करना है। अब आपको इससे क्या होगा, एक रिवीजन यहां डन, एक रिवीजन यहां डन। जैसे ही कोर्स कंप्लीट होगा आपके 2 रिवीजन डन है। मैं कह रहा हूं अगर आप इस स्ट्रेटेजी से चलोगे ना, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। एक आशुतोष लाटा करके इंसान है जिसने अपने 10th 12th की जिंदगी में कभी, मेरिट तो बहुत दूर की बात है, कभी हम लोग अबव एवरेज स्टूडेंट में भी काउंट नहीं होते थे, लेकिन हुआ क्या, बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं आए, ये छोटे छोटे से चेंज आए। कंपटीशन लाइफ में, एक चीज ध्यान रखना, गीता का सार कुछ अलग कहता है, मेरा सार कुछ अलग कहता है।
जिंदगी में कभी आप अपने आप से सेटिस्फाई मत रहो। अगर आप अपने आप से सेटिस्फाई हो गए तो आपकी सफलता होना वहीं रुक गई है। आज अगर मैं कहता हूं सफलता के मायने कभी भी पैसे से नहीं तोले जा सकते, लेकिन फिर भी अगर मैं कहता हूं सपोज से मैं आज 50 लाख कमा रहा हूं, सपोज क्या कमा रहा हूं वो मुझे नहीं पता, सपोज मैं 50 लाख कमा रहा हूं, मैंने कह दिया मेरी जिंदगी का लक्ष्य था 50 लाख पहुंचना, पहुंच चुका। अब क्या होगा, अब मेरे एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे, और मेरे एफर्ट्स खत्म हो जाएंगे तो ये 50 लाख 10 लाख पे ही आ जाएगा, और एक 50 लाख ही तो है, इससे कोई जिंदगी चलती है क्या? मेरे एफर्ट्स बढ़ेंगे, 1 करोड़ पे पहुंचूंगा। चॉइस आपकी है कि आपको क्या करना है। इमीडिएटली एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात बोली है हमारे एपीजे अब्दुल कलाम सर ने, मैं उस लाइन से बड़ा मोटिवेट होता हूं। एक इंसान को अपराधी की श्रेणी में काउंट करना चाहिए यदि उसके सपने छोटे हैं तो। कहते हैं ना, गरीब पैदा होना उसमें अपना कोई रोल नहीं है, लेकिन गरीब मरना उसमें अपना रोल है। अगर एक गरीब परिवार से बिल्कुल, हम लोग कहते हैं सर हमारे पास ये कमी है, अरे भाई आपके पास तो भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आपको फैमिली ने बहुत कुछ दिया है, आपको फैमिली ने आज इतना कुछ दिया है कि आप सीए में फाइनल तक पहुंच चुके हैं, और यहां पर भी आप लोग अपना पेमेंट करके, पैसा दे करके, पैसा खर्च करके क्लास ले रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं यहां पर जिनके पास इंस्टीट्यूट के रजिस्ट्रेशन तक के भी पैसे अवेलेबल नहीं होते हैं, और वो लोग खुद से मेहनत करके कैसे ना कैसे करके मैनेज करते हैं। ग्रैंड सल्यूट है ऐसे बच्चों को। तो आप लोगों को तो फिर भी ऐसा है कि आप लोगों को इस तरह के कोई अभाव नहीं है, टचवुड। लेकिन गाइज इस चीज का बेनिफिट उठाइए, नाजायज फायदा ना उठाएं, फायदा उठाएं, और आप लोग साथ के साथ करते हुए चले। मैं एक चीज बता देता हूं, मैंने कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि हाँ मैं कभी जिंदगी में रैंक ला सकता हूं, लेकिन जब आप एफर्ट्स करते हुए चलते हैं ना तो आपको लगने लगता है कि नहीं यार अब मेरा कुछ अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है यार। आज अगर सपोज से मैंने आपको एक क्लास पढ़ाने के लिए 10 घंटे की पढ़ाई करी है, केवल 2 घंटे पढ़ाने के लिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये लेक्चर बेस्ट जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? एफर्ट्स पुट किए हैं। एफर्ट्स जब आप देंगे तो रिजल्ट क्यों नहीं आएगा? आएगा। लोग कहते हैं लक लक लक, अरे भाई लक, आप मुझे एक चीज बताओ, कोई ऐसा बच्चा है जिसने भयंकर मेहनत की हो और लक से उसके 100 नंबर ही रह गए हो, जहां 400 आने थे वहां उसके 100 रह गए हो? ऐसा होता है क्या? लक के ऊपर ना चले। अब होता क्या है, बच्चा ये सोचता है 380 तक तो मैं ले आऊंगा, अगर मेरी किस्मत चली तो 400 तक पहुंच जाऊंगा। भाई कहीं ना कहीं एफर्ट्स में कमी थी। अगर हमने एफर्ट्स 500 के लगाए होते तो हमको यहां पर 400 के लिए कोई नहीं रोक सकता। अब फिर कोई पनौती हो किसी का तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। बाकी अगर आप लोग चाहते हैं कि हमको कभी ये नहीं बोलना पड़े कि भैया हमारा लक खराब था, तो भैया एफर्ट्स पुट कर लीजिएगा। लाइफ में एक चीज ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा से यूज करता हूं, आप चाहें तो, आप लोग चाहें तो इस चीज को नोट कर लीजिएगा, इस चीज को मन में बैठा लीजिएगा। क्या? मैं हमेशा से बोलता हूं एक लाइन, क्या? पढ़िए क्या लिखा है स्क्रीन पर। मोस्ट पेनफुल वर्ड कैन बी इन एनीवन्स लाइफ इज काश। ये मैं मानता हूं कि ऐसा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है ये जो काश वर्ड है ना, ये जो काश वर्ड है, ये काश वर्ड एक इंसान की लाइफ में तब ऐड होता है जब उसके पास करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा मेरे फ्रेंड का, जो कि आज नो डाउट बहुत ही अच्छी पोजीशन पर है। मैं ये इससे नहीं नकार रहा हूं कि वो अच्छी पोजीशन पे नहीं है, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बहुत अच्छा कमा भी रहा है, लेकिन वो आज भी मुझे कहता है कि यार लाटा भाई
मुझे सीए बनवा दो यार कैसे भी। रीजन बताता हूं। He scored 73 marks in one subject, 76 marks in one subject. Total aggregate 73 और 63, 73 और 63, 136 मार्क्स। एक ग्रुप बाकी, एक ग्रुप में 136 मार्क्स। एग्रीगेट हो गया, एग्रीगेट तो बनी गया आप, क्योंकि एग्रीगेट के लिए तो आप केवल 64 मार्क्स चाहिए, क्योंकि 200 लाने के लिए तो 64 चाहिए, तो 40-40 भी आएगा तो भी पास है। उसका एक सब्जेक्ट में 42 आया, एक सब्जेक्ट में 32 आ गया। टोटल आई थिंक 209 था उसका, चेक कर लीजिएगा, 209 ही हो रहा होगा, 136 अराउंड ऐसा ही कुछ था, 31 रहा होगा। तो ऐसा करके उसके मार्क्स रहे। अब हुआ ये, हमारे सीए में क्या रहता है ना, अपने सीएमए में तो ये रहता है कि आपके 73 63 आया ना, तो आपको बाकी बचे हुए दो सब्जेक्ट में भी 50-50 एवरेज पकड़ना पड़ेगा। आपको अगर एग्जम्पशन अवेल करनी है तो बाकी के दो सब्जेक्ट में आपको 50-50 लेके आना ही होगा। लेकिन सीए में ऐसा नहीं है। सीए में ऐसा है कि ये 73 काउंट होता है, 63 काउंट होता है, तो आपके टोटल 136 हैं। अगर आपके 40-40 भी लाएंगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, और 40-40 भी आते हैं तो भी ये 216 हो जाता है। अब हुआ ये, उस बंदे ने थोड़ा केयरलेस हो गया कि यार अब तो मैं पास हूं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब केयरलेस हो गया कि यार चलो यार अब तो 2 ही पेपर हैं, हंसते खेलते हो जाएंगे। अब आप देखिएगा, उसने इस हंसते खेलते के चक्कर में जॉब ज्वाइन कर ली, फुल मस्ती में आ गया। पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें 42 आए थे, उसमें तो रह गए 32, और जिसमें 31 आए थे उसमें आ गए 46, बट यहां पे 32 आ गए ना, फेल। अगले अटेम्प्ट में इस 46 वाले के अंदर 38, इधर 32 वाले में 34, अगेन फेल। प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा, क्यों? क्योंकि सीए बनने के लिए आखिरी अटेम्प्ट है अब 136 की एग्जम्पशंस जाने का, क्योंकि एग्जम्पशंस 3 अटेम्प्ट तक ही रहती हैं। अब उसके साथ ये हुआ कि यहां पर 136 जो एग्जम्पशन है वो चाहकर भी जब प्रेशर बढ़ा ना, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर इस वाले पेपर में 38 वाले पेपर में तो आ गए 41, बट इस पेपर में अगेन 33 रह गए और फेल। फेल तो कोई टेंशन नहीं था, फेल होना टेंशन नहीं था, टेंशन ये था कि जो दोनों पेपर के अंदर जो एग्जम्पशंस आई हुई थी वो एग्जम्पशंस भी लैप्स हो चुकी थी। अब उसको वो ग्रुप पूरा शुरू से ज्वाइन करना था। अब उसके पास चॉइस ये था कि इधर या तो वो पूरा ग्रुप शुरू से ज्वाइन करे। अब शुरू से ज्वाइन करेगा तो उसको ये था कि जॉब छोड़ना पड़ेगा, उसको जॉब छोड़ना पड़ेगा अगर शुरू से ज्वाइन करता है तो। लेकिन अब शुरू से करने का चांस नहीं था, बिकॉज ही वॉज वर्किंग विद रिलायंस जियो, जहां पर उसका इनिशियल पैकेजेस 6 लाख का था। ऑल्दो टुडे ही इज डूइंग गुड, क्योंकि बिकॉज आज वो डिलॉयट में है, वो डिलॉयट में उसका पैकेज 11 लाख रुपए हो चुका है। लेकिन ये 11 लाख कब हुआ है? जब उसका एक्सपीरियंस 5+ ईयर्स का हो चुका है। अगर वो सीए होता तो यहां पर 6 लाख की जगह उसकी ज्वाइनिंग होती कम से कम 8 से 9 पर, और 5 से 6 साल के एक्सपीरियंस पर ये पैकेज कम से कम 18 to 20 के बीच होता। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस दिख रहा है ना आपको, ये जो डिफरेंस है दैट वाज जस्ट बिकॉज उस टाइम पे काम नहीं किया। टुडे ही सेइंग कि यार भाई कैसे भी करके सीए बनवा दो यार कोई अब, क्योंकि अब ये नहीं सहा जाता कि हमारे साथ के जो मेरे साथ के लोग थे वो आज 20-20 25-25 लाख के पैकेज पर हैं और मैं आज 11 लाख पे। ऑल्दो 11 लाख इज ए हैंडसम अमाउंट, बट लेकिन चक्कर ये होता है ना कि हम लोग हमारे साथ वालों को जब देखते हैं तो अब समस्या ये है, देख लो भैया क्या कर सकते हो, उनके पास डिग्री है, एक्सपीरियंस है, आपके पास एक्सपीरियंस है, डिग्री नहीं है। लेकिन अब उसकी लाइफ के अंदर एक वर्ड ऐड हो चुका है और उस वर्ड को मैं बोलता हूं काश, कि काश मैंने उस टाइम पर पढ़ाई की होती तो आज शायद मेरा पैकेज जो 11 का है वो आज 20 का होता, कल ये 12 का पहुंचेगा, ये 20 का 22-23 पहुंचेगा। तो ये गैप जो है ये गैप बढ़ता चला जाएगा। काश उस टाइम पर मैंने उन 2 पेपर्स के ऊपर मेहनत कर ली होती
तो शायद आज मेरे नाम के आगे सीए जुड़ा होता। ये रियल लाइफ स्टोरी है मेरे फ्रेंड की, जो कि मेरा बहुत ही क्लोज फ्रेंड, या मैं यूं कहूं मेरा बेस्ट टू बेस्ट फ्रेंड है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, नो वन नोज कि क्या कर सकते हैं। काश वर्ड ऐड हो चुका है। तो मेरा मोटिव इस स्टोरी के पीछे आप लोगों के लिए है, प्लीज यार आप लोगों की लाइफ में ये वर्ड ऐड ना हो कभी, भगवान ना करे आप सब लोगों की लाइफ में ये वर्ड ऐड हो। आप लोग बिल्कुल शाइनिंग स्टार्स के साथ पास हो, आप लोग अपने फैमिली को, हर एक इंसान को प्राउड फील कराएं। बहुत अच्छा लगेगा गाइज उस दिन जिस दिन आपके फैमिली मेंबर्स बड़े प्राउड से खुद आपका स्टेटस व्हाट्सएप पे लगाएंगे कि टुडे माय ब्रदर, टुडे माय सिस्टर, टुडे माय सन, टुडे माय डॉटर इज नाउ बिकम सीएमए। और बहुत अच्छा लगेगा तब अगर आप इस पास को मेरिट में ऑल इंडिया रैंक में कन्वर्ट कर सकें। तो कोई चांद सितारे लेकर के नहीं आते हैं। सीए फाइनल के अंदर ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इति आई थिंक सॉरी शैलजा चौधरी ऐसे करके कुछ नाम था, शालू चौधरी या शैलजा चौधरी ऐसे कुछ करके, शी फेल्ड इन इंटर 6 टाइम्स। कितनी बार? 6 बार इंटर फेल हुआ था उसका। लेकिन सोचा कि अब कुछ तूफानी करते हैं, तूफानी करने का सोचा, सीए फाइनल दिया, पहला अटेम्प्ट फेल और तूफानी। अब सोचा अब आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल, सेकंड अटेम्प्ट के अंदर शी स्कोर्ड ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक। अब ऐसा क्या कर दिया भाई कि रिजल्ट के बाद 3-4 महीने का जो टाइम मिलता है उसी में ठोक दिया गया सब कुछ? आंसर इज नो। उसने वो 3 साल मेहनत किया, रिजल्ट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाया, उसने अपने पार्ट पे कोई कमी नहीं छोड़ी, वो वापस से उठ खड़ी हुई और वापस से लगी, और रिजल्ट सब लोगों के सामने है। आज वो शैलजा चौधरी 35 लाख प्लस के पैकेज पर है विथ 3 और 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। वो भी सोच सकती थी कि यार मैं तो इंटर के अंदर 6 बार फेलियर हूं, 6 बार की फेलियर हूं मैं तो इंटर में, मैं रैंक तो बहुत दूर की बात है, मैं तो सीए ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि सीए फाइनल का पास करूंगी कि नहीं करूंगी। बहुत बार आप लोगों ने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना होगा, जब जागे तब सवेरा, जब सो जाए तब अंधेरा। चॉइस आपकी है कि आपको कब जगना है, कब सोना है। बस मेरा आज ये पूरी स्टोरी, पूरे आपको मोटिवेशन देने के पीछे बस यही की रीजन है गाइज। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोगों से एक का एक 1 to 1 पर्सन ना मुझे व्हाट्सएप पर रिप्लाई जरूर करेगा, मुझे जरूर बताइएगा कि सर आपने जो मोटिवेशन दिया उसका हम पे क्या रिजल्ट आया। उम्मीद करता हूं कि मेरी तरफ से जो छोटा सा एफर्ट्स है ये आपकी लाइफ में छोटी सी कुछ चेंज करेगा, क्योंकि बिकॉज सक्सेस इज ऑल अबाउट स्मॉल एफर्ट्स। सक्सेस इज ए सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स। आप छोटे छोटे काम करते जाइए, आज का रिवीजन आज करते जाए, कल का रिवीजन कल करते जाएं, और इन सब का 6 दिन का रिवीजन संडे को करते जाएं। इस तरह से आप लोग प्लान करें। मैं बता रहा हूं ये छोटी छोटी चीजें हैं, 3-3 क्वेश्चंस करते हुए आप लोगों को पता भी नहीं पड़ेगा कि कब आपका कोर्स हो गया और कब आप लोग 70, 80, 90 मार्क्स के साथ पास हो रहे हैं इस पेपर के अंदर। और इसी तरह से आप लोग बाकी सब्जेक्ट्स में भी करिएगा। उम्मीद करता हूं ऑल्दो मैंने आप लोगों का थोड़ा समय ले लिया बट मुझे लगा कि मुझे लेना चाहिए, बट आप लोग प्लीज यार अब लग जाइए, बस लग जाइए। क्या हो रहा है आसपास साइड में, क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। भारत को चला लेंगे हम, भारत इंडिया को हम लोग चला लेंगे, आप लोग अपने आप को चला लो, ठीक है ना? दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप सो आपको पसंद आएगा एंड व्हाट्सएप पे जरूर आप लोग मुझे फीडबैक दीजिएगा कि कैसा रहा। और हाँ, सेम टाइम पर मुझे जो पर्सनल मैसेज करते हैं आप लोग, वो सम टाइम पे पर्सनल मैसेज व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम पर भी भेज दीजिएगा, ताकि बाकी के बच्चों को भी पता लगे कि आशुतोष सर कितना एफर्ट्स पुट करते हैं आप लोगों के लिए। थैंक यू सो मच पीपल, थैंक्स अ लॉट, गुड लक। चलिए अब आते हैं हमारी पढ़ाई पर। ये तो रही हमारे यहाँ ज्ञान, क्या है ना, कई बार आशुतोष सर है ना भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन आइए चलिए अब देख रहे हैं हम लोग फटाफट से हमारे क्वेश्चंस को। मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेक्चर में, जी हाँ ये इस लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना बाकी है। नेक्स्ट लेक्चर में मेरी ये आपका चैप्टर जो है लाइफ साइकिल कोस्टिंग, जिससे हर अटेम्प्ट में क्वेश्चन आता ही आता है, ये चैप्टर आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग इस चैप्टर, इस क्वेश्चन में क्या है। देखिएगा ध्यान से। इस क्वेश्चन को देखने से पहले मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कहां का है। एमटीपी जून
10 मार्क्स जून 2020 लेटेस्ट आप लोगों के लिए, क्योंकि जून 2020 के बाद दिसंबर 2020 में अटेम्प्ट लगा था, जून 20 में तो कोविड के कारण से अटेम्प्ट लगा नहीं, और अभी भी जून 21 के अंदर जो अटेम्प्ट है वो अभी तक इन्होंने आगे बढ़ा रखा है। अब बाकी लेट्स सी कब क्या रहता है। तो जून 20 के अंदर ये क्वेश्चन आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है वो समवेयर इस क्वेश्चन की कॉपी है जो कि आपका जून 2017 में आया था। सर यहां तो हमको एक टेबल नजर आ रही है, आप कह रहे हैं हूबहू है। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन आया। अब इन्होंने क्या बोला, देखो द अदर डेटा पर्टेनिंग टू प्रोडक्ट ट्रियो आर एज अंडर। अभी आर एज अंडर के बाद में क्या लिखना था वो भूल गए, सीधा डायरेक्टली कहते हैं कैलकुलेट कर दो। ये ऐसा नहीं कि मैंने टाइप नहीं कराया, आप जाकर के जब ये एमटीपी देखेंगे तो उन्होंने एमटीपी में भी ये गलती कर दी, उन्होंने एमटीपी में भी ये अधूरा क्वेश्चन दे दिया। तो अब इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने इसके सॉल्यूशन से इसका क्वेश्चन ड्राफ्ट कर दिया है और वो कुछ आप लोगों के इस प्रकार है, और मैंने इसकी करेक्टेड फाइल जो है वो आप लोगों को भी शेयर कर दी है। ये इंस्टीट्यूट ने एक हल्की सी गलती कर दी थी, तो इस कारण से मुझे मेरे बच्चों को अपडेट करने की जरूरत पड़ गई। डोंट वरी, आपकी बुक के अंदर अपडेट होकर के ही आएगा, ठीक है। चलिए ये रही, देखिए ये जो है ना आर एज अंडर, इसके बाद में यहां पर है ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। फटाफट से आइएगा, दिमाग की बत्ती चला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या है। रिशु लिमिटेड हैज डेवलप्ड ए न्यू प्रोडक्ट ट्रियो विच इज टू बी लॉन्च्ड सून। कोई रिशु लिमिटेड करके कंपनी है, उन्होंने एक नया प्रोडक्ट है वो डेवलप किया है, और उस नए प्रोडक्ट को इन्होंने लॉन्च करना है, ट्रियो के नाम से उस प्रोडक्ट का नाम दिया है। ठीक है भैया, लॉन्च कर दो। द कंपनी एंटिसिपेटेड टू सेल 1,25,000 ऑफ दीज यूनिट्स एट ए सेलिंग प्राइस ऑफ 400 पर यूनिट ओवर द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ऑफ 3 ईयर। तो यहां से हमको ना 3 डेटा प्राप्त हुए। क्या? एक तो ना इसकी जो लाइफ है वो लाइफ हमारी 3 साल है, पहला डेटा। दूसरा, इस पूरे 3 सालों में जो हम लोग सेल करेंगे सेल यूनिट्स, तो वो जो सेल यूनिट्स रहेगी वो रहेगी हमारी 1,25,000 तीनों सालों की मिला के, और उसको हम बेचेंगे एट द रेट 400 रुपए पर यूनिट में। ये हमारा रहेगा भैया, ठीक है। तो ये हम लोगों की तरफ से ये डेटा ऊपर वाली स्क्रीन पर आपके आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, आगे देखेंगे। R&D कॉस्ट 32,50,000, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वेरिएबल 175 पर यूनिट और फिक्स्ड 12,75,000 पर ईयर। पर ईयर है, लाइफ 3 साल है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टोटल फिक्स्ड आ जाएगी। सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन का की पॉइंट यह है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप लोग स्टार मार्क कर लीजिएगा, इसको वन डे बिफोर के लिए भी आप लोग लगा लीजिएगा। ये क्वेश्चन वन डे बिफोर करके आना है। ये कहां लिखना है, ये आप लोगों को मैंने यहां पे बना के दिया ना, ये टेबल। इस टेबल पर आपको यहां पर स्टूडेंट नो पॉइंट्स फॉर वन डे बिफोर एग्जाम, तो यहां पर इस क्वेश्चन नंबर 8 को लिखना है कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपका वन डे बिफोर में रहेगा, और वन डे बिफोर में यहां पर इसका जो की पॉइंट है ये आपको वन डे बिफोर करना है। मतलब वन डे बिफोर का मतलब कि जिस दिन आपका एग्जाम होना है ना, उसके एक दिन पहले इस क्वेश्चन को आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा बाई हैंड करना है उस टाइम पर, उस टाइम बाई हैंड नहीं करना, उस टाइम पे जस्ट सॉल्यूशन चेक करना है। और सॉल्यूशन चेक करने के लिए उस दिन के लिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या पॉइंट का करना है। ये जो है ना, ये इस क्वेश्चन का की पॉइंट है। तो आप अपनी बुक आइदर आप तक पहुंच जाएगी, और नहीं पहुंची तो जब पहुंचे तो इस क्वेश्चन को की पॉइंट आप लोग जरूर लिख लें, ताकि आप लोग अभी आपके लिए, अगर आपके पास बुक नहीं पहुंची ना, तो आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन नंबर 9 का की पॉइंट आपको लिख लेना है, ठीक है। बाकी आप डोंट वरी, मैं आपको वन डे बिफोर क्वेश्चंस कौन कौन से करने हैं उसकी लिस्ट मैं आपको दूंगा। ये लिस्ट हमारी 2 प्रकार से रहेगी। ये 2 प्रकार से कैसे रहेगी, ये उन बच्चों के लिए भी रहेगी जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, ये उन बच्चों के लिए भी रहेगी जिन्होंने केवल थर्ड ग्रुप देना है। क्यों? क्योंकि थर्ड ग्रुप वालों के लिए 1 दिन का गैप आता है, और बोथ ग्रुप वालों के लिए गैप 0 दिन का आता है, क्योंकि उनके एग्जाम कंटिन्यूअसली रहते हैं। तो इसलिए ना हम लोग आपके लिए अलग अलग तरह की वन डे बिफोर लिस्ट आपको देंगे। इसके अंदर तो वन डे बिफोर लिस्ट अलग रहेगी, इसके अंदर वन डे बिफोर अलग रहेगी। क्यों? क्योंकि इनके पास लेस टाइम है और इनके पास मोर टाइम है।
तो जिनके पास मोर टाइम है उनके लिए हम लोग एक्सेस क्वेश्चंस और देंगे, जाके वो देख सकें। ठीक है, अब ये कहाँ देंगे, ये आप लोग जुड़े रहिएगा। ये क्वेश्चन की लिस्ट मैं आप लोगों को ब्रॉडकास्ट कर दूंगा आप लोगों के व्हाट्सएप पर, और अगर किसी बच्चे को नहीं मिले तो कोई इशू नहीं है, आप लोग एग्जाम के टाइम पर हमसे पूछ लीजिएगा। वैसे मैं आप लोगों के लिए इस चीज़ का आइदर या तो टेलीग्राम पे अनाउंसमेंट जरूर कर दूंगा कि हाँ भैया हमारी वन डे बिफोर क्वेश्चंस की लिस्ट रेडी है, अब आप लोग उन वन डे बिफोर क्वेश्चंस की लिस्ट को देख लीजिएगा और अपनी बुक से उन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा, इसलिए टेलीग्राम पर जुड़े रहिएगा। चलिए, तो इसने अब क्या कह रहा है ये ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट इज 90 रुपीज, मार्केटिंग कॉस्ट पर यूनिट में 90 रुपीज है, आउट ऑफ विच 4% इज सेलिंग कमीशन, 90 रुपीज है, उसमें से 4% सेलिंग कमीशन है। और सेलिंग कमीशन कैसे है, अब देखना ध्यान से, एज पर बजट ऑन प्रेजेंट सेलिंग प्राइस, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर है। अब देखिए की पॉइंट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस कितनी है सर, 400। अगर 400 का 4% मेरा सेलिंग कमीशन है, क्योंकि 4% किस पे, प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर, तो प्रेजेंट सेलिंग प्राइस पर अगर 4% है तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि मेरा सेलिंग कमीशन एट प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट सेलिंग प्राइस की बात करता हूं तो 400 का 4% 16 रुपए जो है वो मेरा सेलिंग कमीशन पर यूनिट आ रहा है इसमें। अगर 90 रुपीज में से 16 रुपए मेरा, 90 में से 16 रुपए अगर मेरा सेलिंग कमीशन है परसेंटेज में 16 रुपए, तो अदर सेलिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, अदर सेलिंग कॉस्ट हो जाएगी सर 74। कैसे सर, 90 में से 16 लेस करने पर। सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मैंने कहा जरूरत इसकी इसलिए पड़ी क्योंकि ये जो 4% है ना, ये तो हमेशा किस पे काउंट होगा, सेल्स पर। अभी 16 है, अगर प्राइस 400 की जगह हमने 500 कर दी तो 500 कर दी तो ये 16 की जगह 20 हो जाएगा, लेकिन 74 विल रिमेन ऑलवेज कांस्टेंट। सेलिंग कॉस्ट हमेशा इसकी पर यूनिट चेंज नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। हाँ, सेलिंग कमीशन की पर यूनिट कॉस्ट चेंज हो सकती है अगर उसकी सेलिंग प्राइस चेंज होती है तो, लेकिन ये 74 का 74 ही रहेगा इररेस्पेक्टिव आपके लिए जब तक क्वेश्चन नहीं कहे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका ये अमेजिंग पॉइंट था, बाकी तो क्वेश्चन सेम है पहले जैसा। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट दे रखी है 6,60,000 पर ईयर है, तो 3 से मल्टीप्लाई करके टोटल लाइफ साइकिल की कॉस्ट आ जाएगी। वारंटी एक्सपेंस के अंदर लिखा है फॉर रिप्लेसमेंट पर 50 यूनिट्स, हर 50 में से 4 यूनिट को हम लोगों को रिप्लेस करना पड़ता है और उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट है 30 रुपए पर पार्ट। हर पार्ट के हम लोग 30 रुपए लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या पूछा है, कैलकुलेट कीजिए लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, कर देंगे। दूसरा बोलता है रिवाइज्ड लाइफ साइकिल कॉस्ट इफ रीशू लिमिटेड इंक्रीज सेल्स बाय 12%, अगर 12% से रीशू लिमिटेड अपनी सेल्स को इंक्रीज कर दे, मतलब 1,25,000 की जगह 1,25,000 की जगह 16% से इंक्रीज कर देगा। 16 है 12 है, 12 है सॉरी, 1,25,000 प्लस 12% से इंक्रीज कर देगा तो ये आ जाएगा 1,40,000 यूनिट कर दे, लेकिन कब, थ्रू 5% रिडक्शन इन सेलिंग प्राइस। लेकिन सेलिंग प्राइस 400 की जगह 5% कमी के साथ 380 रुपए ही रह जाएगी विद इंक्रीज इन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। लेकिन फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कौन सी है, फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये रही, ये है फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो जाएगी 1,20,000 पर ईयर। तो मतलब जहां पहले ये कॉस्ट 12,75,000 हुआ करती थी, वहां 12,75,000 की जगह अब ये हो जाएगी आपकी 13,95,000, 13,95,000 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1,20,000 बढ़ गई। तो अब 13,95,000 को हम 3 साल से मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम लोगों को ये क्वेश्चन करना है। सर ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान लग रहा है, मैंने कहा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को आपको पूरा यहीं पे समझा दिया है। मैंने ये क्वेश्चन आपको पूरा समझा दिया ना, इसलिए आपको आसान लग रहा है। बाकी ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चंस में से है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से है, और ये रहा इसका की पॉइंट। ये बड़ा आसान लगाया होगा आपको, कह रहे सर ये तो बड़ा नॉर्मल सा कर दिया।
लेकिन इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा की पॉइंट है, ठीक है ना। अब हम लोग इसका पहले तो वर्किंग नोट में आपको एक बार 12% इंक्रीज का, 5% रिवाइज सेलिंग प्राइस का और रिवाइज्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, इसका हम लोग एक वर्किंग नोट बनाएंगे। एक वर्किंग नोट हम लोग सेलिंग प्राइस के लिए बनाएंगे। तो ऐसे करके हम लोग 4 वर्किंग नोट इस क्वेश्चन में बनाएंगे सबसे पहले, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों की स्क्रीन पर क्या कह रहा है अब पता चलेगा। क्वेश्चन नंबर 8, तो सबसे पहला हमने बनाया वर्किंग नोट नंबर 1, और वर्किंग नोट नंबर 1 क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। ये रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आपको बतानी है साहब, ठीक है साहब बता देंगे कैसे। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस दे रखी है आपको ₹400 लेस 5% रिडक्शन। तो 5% रिडक्शन कितना हो जाएगा, 400 का 5% ₹20। तो रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस आ जाएगी ₹380। तो इसको हम लोग बोल देंगे रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दूसरा वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी। तो इसमें अगेन प्रेजेंट सेल्स 1,25,000 यूनिट्स की, ऐड कर देंगे 12% इंक्रीज इन सेल्स। और 12% अगर इंक्रीज इन सेल आएगा तो 1,25,000 का 12% कितना होता है, 15,000 होता है क्या, यस सर 15,000। तो इससे रिवाइज्ड कितनी आ जाएगी, 1,40,000 रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी। तो रिवाइज्ड सेल्स क्वांटिटी हो जाएगी, ये हो गया साहब। फिर तीसरा वर्किंग नोट हमारा रहेगा और वो रहेगा कैलकुलेशन ऑफ रिवाइज्ड फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। पर एनम की कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं। तो प्रेजेंट में है 12,75,000 प्लस इंक्रीज है 1,20,000। तो इससे आ जाएगी आपकी रिवाइज्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर एनम, और जो आ जाएगी आपकी 13,95,000, 13,95,000, ये हो गया। इसके अलावा असली और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट, असली और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट जिसका नाम मैं बड़े बड़े अक्षरों में लिखूंगा, आप लोग चाहें तो आप लोग जब इसका सॉल्यूशन कॉपी कर रहे होंगे तो इसके ऊपर स्टार मार्क कर लीजिएगा। और इससे पहले हम लोग इसकी भूमिका लिखेंगे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। सिंस in the above question, since in the above question variable
सेलिंग कॉस्ट is given rupees 90 per unit. Out of which, since in the above question variable selling cost is given rupees 90 per unit, out of which 4% is for selling commission. ब्रैकेट में लिखेंगे। और असली चीज, अगर आप लोग दूसरा पेन यूज करते हैं ना, तो इस जगह पर दूसरा पेन यूज कर लीजिएगा। जो इस जगह में मैं ब्लैक पेन यूज कर रहा हूं ना, वहां पे आप लोग दूसरा पेन यूज कर लीजिएगा। विच विल always depends on selling price. That means if any change in selling price, then selling commission per unit will also change. इसकी जरूरत इसलिए पड़ी, क्यों? अब देखिएगा, अगर मैं इसको ये अलग से बाइफिकेशन नहीं करता तो क्या होता, मैं जब वो दूसरा वाला क्वेश्चन करूंगा ना, जहां पर मेरी सेलिंग प्राइस कम हो जाएगी, मैं वहां पर क्या करता, मैं इस 90 को 90 ही ले लेता, तब कि ये 90 90 नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अभी ये बेशक 400 रुपए की सेलिंग प्राइस है, तो उसका 4% ये हमारे लिए 16 रुपीज है, लेकिन अब सेलिंग प्राइस 380 हो जाएगी, तो उसका 4% 15.2 ही होगा। दैट मीन्स आपके लिए सेलिंग कमीशन पर यूनिट अब की बार 16 रुपए नहीं रहेगा, अब की बार 15 रुपए 20 पैसे हो जाएगा। दैट मीन्स 0.80 पर यूनिट चेंज होगा। ठीक है ना? इसलिए मैंने ये इन दोनों चीजों को अलग अलग बाइफिकेट किया है। तो सिंस इन द अबव क्वेश्चन वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट इज गिवन रुपीज 90, आउट ऑफ विच 4% is for selling commission, which will always depend on selling price. That is, if any change in selling price, then selling commission per unit will also change. अब नॉर्मल पेन यूज कर लीजिएगा। Hence we will have to bifurcate all selling cost, या यूं कहूं all variable selling cost. Hence we will have to bifurcate all variable selling cost per unit. Hence we will have to bifurcate all variable selling cost per unit into two parts. और वो टू पार्ट्स क्या होंगे? फर्स्ट वन इज सेलिंग कमीशन एंड सेकंड रहेगा आपका अदर सेलिंग कॉस्ट। ठीक है ना? तो अब मैं क्या करूंगा, टोटल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट
₹90। दो अलग अलग भागों में बांट दिया। पहला तो लेऊंगा मैं वेरिएबल सेलिंग कमीशन, तो वो कितना आएगा, ₹400 मल्टीप्लाई बाय 4%, तो ये आ जाएगा आपके लिए ₹16। और इस ₹16 पे मैं लिख दूंगा एट ₹400 सेलिंग प्राइस। ये ₹16 है ना, ₹400 की सेलिंग प्राइस पर ही है, ये लिखना जरूरी है, नहीं तो कल को गलती हो जाएगी, ₹16 इसको 16 के 16 ही ले जाओगे आगे जाकर के। तो ये आपके 400 की सेलिंग प्राइस पर 16 है। और दूसरा रहेगा अदर सेलिंग कॉस्ट, और वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर से। और वो बैलेंसिंग फिगर से आएगा तो वो कितना आएगा, वो आ जाएगा आपका 16 लेस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 74। ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहां पर आपसे हैंड टू हैंड एक और चीज और पूछ लूं, एक और वर्किंग नोट बना दे क्या लगे हाथ, तीसरा हो गया था, ये वर्किंग नोट नंबर 4 था, एक वर्किंग नोट नंबर 5 भी लगे हाथ बना देते हैं। बच्चे पूछते हैं सर इतने वर्किंग नोट आपको एग्जाम में बना के आने हैं क्या, मैंने कहा नहीं, आपको एग्जाम के अंदर क्या करके आना है ना, ये जो वर्किंग नोट नंबर 1 है ना 380, ये आप जब उसकी कैलकुलेशन करें तो वहीं के वहीं दिखा दीजिएगा। मैं आपको समझाने के पर्पज से इसको इस तरह से करा रहा हूं। आपको एग्जाम में कैसे करके आना है ना, आपको जब वो हमारा स्टेटमेंट बनाएंगे ना हम लोग, उस स्टेटमेंट के वर्किंग्स में ही आपको इस चीज को शो कर देना है। ये मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहा हूं। हाँ, आपको वर्किंग नोट नंबर 4 आपको जरूर आपको एग्जाम में दिखा करके आना होगा। ठीक है, तो वर्किंग नोट नंबर 5 भी बना देता हूं, रिवाइज्ड सेलिंग कमीशन पर यूनिट एट रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस। और रिवाइज्ड सेलिंग प्राइस क्या है, रुपीज अभी अभी कैलकुलेट किए ना 380, और उसका 4%, तो ये इसकी रिवाइज्ड हो जाएगी। और रिवाइज कितनी हो जाएगी, ₹15.20। ठीक है, सारी कैलकुलेशन डन है, सब कुछ अपने पास डन है। अब बस सटा शट हम लोगों को क्या करना है, सॉल्व कर देना है। और सॉल्व करने से पहले मैं क्या करूंगा, पहले मेरे को बना लेने दीजिएगा, फिर आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन ने पूछा क्या था, क्वेश्चन ने एक तो पहले प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट पूछी है, और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट के बाद आपको पूछा कि भैया मैं रिडक्शन करूं कि ना करूं, तो मैंने कहा ठीक है भैया बना देंगे आपके लिए काम। तो अब यहां पर क्या करना है, आपके स्टेटमेंट का नाम देना है। इस स्टेटमेंट को मैं क्या नाम दूं, क्या नाम दूं, इसको स्टेटमेंट देंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट एंड प्रॉफिट। अब सबसे पहला ये मैं यहां पे क्या कर रहा हूं ना, ये आपका प्रेजेंट है और ये आपका रिवाइज्ड है।
और प्रेजेंट में ये हमारी वर्किंग्स है और ये हमारी अमाउंट आएंगे। ये हमारी वर्किंग्स है और ये हमारे अमाउंट आएंगे और ये हमारा पर्टिकुलर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हमारी सेल्स। अब देखिएगा सेल्स में, सेल्स कितनी यूनिट है, 1,25,000 प्रेजेंट में @400। अब @400 है तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएंगे आपके लिए ₹500 लाख। यहां पर ये क्वांटिटी पहुंच जाएगी 1,40,000। अब आपको अगर यहां पे आपने ऊपर वर्किंग नोट नहीं बनाया होता तो आपको यहां पर 1,25,000 प्लस 12%, फिर ब्रैकेट बंद, फिर मल्टीप्लाई करके आपको दिखाना होता @ फिर अगेन ब्रैकेट चालू, 400 माइनस 5%। तो इतनी कैलकुलेशन ना करें, उसके बजाय आप लोग ना वर्किंग नोट ही बना दें तो वो आप लोग के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। अब आप लोगों के लिए ना वो बड़ा आसान हो गया। अब यहाँ पर सीधा मैं तो यहाँ पर सीधा लिख दूंगा 1,40,000 @380 के लिए। तो 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 380, तो ये आ जाएगा ₹532 लाख। ठीक है, चलिए अब इसमें से हम ना इसको तो लगाएंगे एक बार टोटल वर्किंग्स को, इनको हम एक बार के लिए इनको ब्लॉक कर देंगे। क्यों, कल को हम लोग पहले, क्योंकि हमको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्ट भी तो पूछी है ना पहले क्वेश्चन में, तो हमको वो भी बता के आनी पड़ेगी। तो उसके लिए ना हमने एक बार के लिए इसको कर दिया ब्लॉक और इसको हमने नाम दे दिया ए का। सर इसको ए नाम क्यों दिया, मैंने कहा टोटल कॉस्ट को बी नाम दूंगा तो प्रॉफिट आ जाएगा A-B। अब करते हैं हम लोग सारी हमारी कॉस्ट की कैलकुलेशन। तो कॉस्ट पे आते हैं। सबसे पहले हमारे को जो कॉस्ट दे रखी है दोस्तों, वो है हमारे को R&D कॉस्ट 32,50,000 की। तो हमारी R&D कॉस्ट 32,50,000 की, तो मैं 32.50 लाख लिख दूं। क्या यहाँ पे कोई चेंज है क्या, आंसर इज नो। तो यहाँ पर भी वो 32,50 ही 32,50 रहेगी। फिर अगली कैलकुलेशन, आपको अगला अमाउंट दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग वेरिएबल 175 रुपये, और ये 1275 की जगह 1390 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। तो 175 रुपये मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ वेरिएबल कॉस्ट जो कि है आपके लिए @175। अब मुझे यहाँ पर वर्किंग्स में दिखाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने लिख दिया है @175 है। अब भैया 175 है तो हमने हमारी यूनिट से मल्टीप्लाई कर दी। 1,25,000 को अगर मैं 175 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आएगा 218,75,000, तो ये आएगा 218.75। और अगर मैं इसी को 1,40,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 245 लाख। इसके बाद में आएगी इसकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स्ड में यहां पर ना, यहां पर कैलकुलेशन दिखाऊंगा 12,75,000 है एक साल की, तो 3 साल की कितनी होगी, तो 12.75 लाख मल्टीप्लाई बाय 3 साल, तो ये आ जाएगा आपके लिए 38,25,000। और यहाँ पर ये हो जाएगी 13,95,000 मल्टीप्लाई बाय 3 साल, तो 13,95,000 मल्टीप्लाई बाय 3 साल, तो ये आ जाएगी आपके लिए 41,85,000। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हो गई डन। अब आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पर। नेक्स्ट कॉस्ट आ गई है भैया हमारे लिए सेलिंग कॉस्ट। आए हाय हाय हाय, और ये फिक्स्ड कॉस्ट इसकी 6,72,000। सेलिंग कॉस्ट में
पहले बनाएंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट में हम लोग दो बनाएंगे, एक तो आपका कमीशन, एक आपका अदर, और इसके बाद में हम लोग एक इसका फिक्स्ड कॉस्ट का भी कॉलम कर देंगे। फिक्स्ड कॉस्ट 6,72,000 पर ईयर है, तो 3 साल के लिए कितना हो जाएगी, तो 6.72 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा 20,16,000। यहाँ मैं वापस से कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ज़रूरत नहीं है, तो 20,16,000 का 20,16,000 यहाँ पर। सो तो नहीं गए? हाँ भाई, सोना वोना नहीं है, जागते रहो। अभी तो आधी क्लास हुई है फिक्स, एक क्लास पूरी, 1 घंटे की पूरी क्लास बाकी है। अब आते हैं कमीशन पर। तो कमीशन यहां पर क्या कहलाएगा, कमीशन यहां पर, अब मेरे पास कमीशन कैलकुलेट करने के दो रास्ते, आइदर मैं पूरी सेल्स पर 4% ठोक लूं, पूरी सेल्स पर 4% कर लूं, या फिर मैं 16 और आपका 15.2 उससे कर लूं। मैं 16 और 15.2 से कर रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर लिख दूं कमीशन, और यहां पर मैं आप लोगों के लिए ब्रैकेट में इसके लिए लिख दूं @ कि एक में तो ₹16 के हिसाब से है और एक में ₹15.20 के हिसाब से। कर लेना भैया कैलकुलेट। तो यहाँ पर तो मैं लिख देता हूँ @16, यहाँ पर है @15.20। तो यहाँ पर है 1.25 लाख पर, तो 16 के हिसाब से, तो यहाँ पर तो आ जाएगा आपका 20 लाख, और यहाँ पर 15.2 के हिसाब से आ जाएगा 1.4 लाख के ऊपर 21.28 लाख। बच्चा बोलता है सर ये तो कम होने की जगह ज़्यादा हो गया। मैंने कहा भाई क्वांटिटी भी तो बढ़ गई, क्वांटिटी भी तो बढ़ गई। और ये हो जाएगा आपका यहाँ पर भी @74, और ये यहाँ पर भी हो जाएगा आपके लिए @74। तो यहाँ पर 1.25 लाख पर 74 के हिसाब से यह आ जाएगा 92.50 लाख, और यहाँ पर भी यहाँ पर आ जाएगा 74 मल्टीप्लाई बाय 1.4 लाख, तो यहाँ आ जाएगा 103.60। सर आपने ना यहाँ पे एक गलती कर दी। मैंने कहा क्या सर, आपने ना यहाँ पर ये नहीं लिखा कि आप सारी कैलकुलेशन जो कर रहे हो वो रुपीज़ इन लाख में कर रहे हो। मैंने कहा जगह ही नहीं है, क्या करूँ सर? जगह नहीं है तो आप जगह बनाओ, लेकिन ये चीज़ तो गलत हो जाएगी सर, एग्जामिनर को चांस मिल जाएगा इसमें। तो मैंने कहा चांस तो हमको देना ही नहीं है, चांस तो वो ढूंढे तो नहीं मिल पाएगा उसको हमारे पास से। तो हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इस जगह पे लगा देते हैं रुपीज़ लैक्स। आपके पास जगह हो तो आप लोग पर्याप्त तरीके से लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे रुपीज़ लैक्स लिख दिया है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन हो गई, मेरा सेलिंग कॉस्ट तक भी मेरा काम हो गया। अब आइए नेक्स्ट, और क्या कॉस्ट है। सेलिंग कॉस्ट के बाद में एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 6,60,000 पर ईयर। एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और ये आपके लिए फिक्स्ड ही है। ये कितनी है? 6,60,000 पर ईयर है, तो 3 सालों के लिए कितनी हो जाएगी? 6,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 19.80, और यहाँ पर भी आ जाएगा 19.80। वाओ सर, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। मैंने तो पहले ही कहा था मेरा कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में चलता है। तो 19.80 लैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया। अब आखिरी खर्चा बचा भैया, और आखिरी खर्चा क्या कहता है? आखिरी खर्चा है वारंटी का 50 यूनिट पर 4 रिप्लेसमेंट @30। फिर इसके बाद में आखिरी खर्चा है हमारे लिए वारंटी का। अब देखिएगा वारंटी की कैलकुलेशन, अब वहां पर जगह नहीं है। वर्किंग नोट जो बनेगा इसका वो थोड़ा बड़ा बनेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वर्किंग जो है ना वो यहाँ पे कर दी मैंने इसकी। तो कितनी यूनिट हो रही है चेंज? आपके वारंटी का कॉस्ट कितना आ रहा है? 30 रुपये आएगा। 50 यूनिट में 4 यूनिट चेंज होती हैं, हर 50 में 4 यूनिट, तो हर 50 में 4 यूनिट चेंज होती है हर 50 यूनिट पर। तो 1,25,000 होंगी तो कितनी होंगी?
और अगर 1,40,000 है तो कितनी होंगी, और दोनों का केस के ऊपर आ जाएगा और उसकी रेट जो है वो @30 के हिसाब से ले लेना। तो पहला कैलकुलेशन कर देता हूँ 1,25,000 के हिसाब से। तो 4 डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 30, तो ये आ जाएगा भैया आप लोगों के लिए 3 लाख। सर ये 3 लाख नहीं दिख रहा है, तो और कुछ ही दिख रहा है, तो मैंने कहा ये लीजिए 3 लाख। और अगर यही केस आपका 1,40,000 का, तो 4 यूनिट चेंज होती है हर 50 में से, तो 1,40,000 में से चेंज होंगी 11,200 यूनिट, तो 30 रुपये की रेट से अगर रेट लगाते हैं तो 3,36,000 की वारंटी की कॉस्ट आ जाएगी। क्या और कोई कॉस्ट बची है क्या, चेक कर लेते हैं। और कोई कॉस्ट बची है क्या, आंसर इज नहीं बची सर। मैं कहा नहीं बची तो चलें फिर, चलो सर आ जाओ। अब इन सब का ना हम लोग क्या करेंगे, इन सब का हम लोग टोटल कर देंगे। अब टोटल करते ही मेरे पास एक फिगर आ जाएगा जिसे मैं बोलूंगा टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट। और इस कॉस्ट को मैं क्या नाम दूं, बी नाम दे दो सर। तो दे दिया भैया। अब मेरे को यहां पे फटाफट से टोटल कैलकुलेट कर दीजिएगा। 32.50 प्लस 218.75 प्लस 38.25 प्लस 20, कैलकुलेशन गलत दब गई। 32.5 218.75 प्लस 38.25 प्लस 20 प्लस 92.5 प्लस 20.16 प्लस 19.80 प्लस 3, तो ये हो गई भैया 444,96,000। तो ये हो जाएगी आपके लिए 4,44,96,000। 4,44,96,000। क्या यही आ रही है क्या, चेक कर लो। 4,44,96,000 करेक्ट है सर, बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो 32,50,000 प्लस 245 लाख प्लस 41.85 प्लस 21.28 प्लस 103.60 प्लस 20.16 प्लस 19.80 प्लस 3.36, तो ये आ जाएगी 487.55 लैक्स। यहाँ पर भी हमको 444.96 से लिखना है क्योंकि रुपीज़ इन लैक्स चल रहा है भैया हमारा ऑलरेडी। तो हमारा रुपीज़ इन लैक्स चल रहा है, तो 444.96 लाख। चेक कर लो, यही आ रहा है क्या, 487.55 ही आ रहा है क्या। अरे सर आपका गलत आएगा क्या। मैंने कहा ठीक है भैया, आपको अगर इतना भरोसा है तो ठीक है, आपका भरोसा ज़्यादा मैटर करता है, मेरा तो खुद के ऊपर तो कोई मैटर नहीं करता। बोल दो, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने आप में, मेरी ज़िंदगी में अगर मैं अपनी खुद की सक्सेस स्टोरी लिखूंगा तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, कॉन्फिडेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस। और कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है आपके अंदर, मेरे अंदर तो बहुत है। मैं तो वो इंसान हूँ भैया जो खाता ही कॉन्फिडेंस की हूँ मैं, तो प्रॉफिट आ जाएगा। कॉन्फिडेंस रखते हुए चलिएगा, आंसर आएगा। सर कॉन्फिडेंस रखें, नॉलेज, मैंने कहा वो तो अपने आप आएगी। तो सेल कितनी थी, 500 लाख और 532 लाख। तो 500 लाख वाले केस के अंदर 500 माइनस 444.96, तो भैया 55,04,000 का प्रॉफिट। और यहाँ 532 थी, तो 532 माइनस 487.55, तो यहाँ पर है 44.45 लाख। यही आ रहा है क्या, 5504 और 4445, तो भैया 55,04,000, 55,04,000 और 44,45,000, यही आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। तो अब क्या बाकी रह गया सर, अब तो हो गया क्वेश्चन। मैंने कहा नहीं अभी नहीं हुआ, अभी भी कुछ बाकी है। जिसके भी नंबर होते हैं
मैं आपको बता देता हूं, ये जो डिसीजन दे के आएंगे ना, इस डिसीजन के भी नंबर होते हैं। नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू, इसके कारण से हुआ था भैया, प्राइस रिडक्शन। कितना नेट इफेक्ट है? नेट इफेक्ट है सर प्रॉफिट पर, 55,04,000 का प्रॉफिट था सर। लेस कर देंगे इसमें करंट रिवाइज्ड प्रॉफिट को, जो कि हमारा प्रपोज्ड है, इसको लेस किया तो सर हमको पता चला सर 10 लाख। अब तो पूरा लिख सकता हूँ ना, क्योंकि अब थोड़ी रुपीज़ इन लैख चल रहा है। तो 10,59,000 का नेट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट ड्यू टू प्राइस रिडक्शन ₹10,59,000, और उसे हम क्या बोलूँगा? इसे बोलेंगे रिडक्शन इन प्रॉफिट। अब यहां पर आप लोग आपका जो भी सजेशन दे के आना है वो दे के आ जाइएगा। सिंस प्रॉफिट डिक्रीज्ड ड्यू टू प्राइस रिडक्शन, since profit decreased due to price reduction, hence price should not reduce। लो जी सर, क्या ये एग्जाम के अंदर भी साइन मार के आने? मैंने कहा नहीं भैया, ये काम मत करिए ना आप लोग, अपने ऑटोग्राफ मत दे के आ जाना बिना मांगे। हमको बिना मांगे ऑटोग्राफ देने का अधिकार नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर ये क्वेश्चन जो है ये आपके 10 मार्क्स के लिए एमटीपी में आया। मैं आपको बता सकता हूं, यहां पर 4 मार्क्स के लिए आपका लाइफ साइकिल कॉस्ट आया होगा, 5 मार्क्स के लिए रिवाइज्ड कैलकुलेशन आई होगी, और 1 मार्क्स के लिए वो जो आखिरी कैलकुलेशन है ना, जो हमने आखिरी में नेट इफेक्ट बताया, उसके भी 1 मार्क्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 होता है कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फटाफट से आते हैं। सर क्या ये वाला क्वेश्चन भी इसी शीट से कराओगे? मैंने कहा हाँ। क्यों? क्योंकि ना यहां पर आपका हल्का सा चेंज है। आपके यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर बैच लिखा है, यही होना चाहिए, लेकिन आपके जो ये क्वेश्चन था ये आपके दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ये जब एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आया, तब भी यहां पर बैच की जगह पर बैटरी लिखा आया। अब ऐसी चोट इंस्टीट्यूट कर देता है, अब कर देता है तो भाई उसका क्या कर सकते हैं। अब बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन तो करे ही करे, सॉल्यूशन तो करे ही करे, क्वेश्चन को भी चेंज करे। वाह, हमारा देश बदल रहा है। चलिए पढ़ेंगे। आखिरकार क्वेश्चन का नाम ही ऐसा रखा है, चिंटू लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स टैबलेट बैटरीज। अच्छा जी, टैबलेट देखा है? टैबलेट खाने वाली टैबलेट नहीं, चलाने वाला। अरे सर वो तो गैजेट्स तो हम खूब देखते हैं, तो उसके अंदर बैटरी लगती है, तो चिंटू लिमिटेड उसकी बैटरी बनाते हैं। ठीक है साहब, बना लो, कोई आदमी किसी को रोक सकता है कि कोई बिजनेस करे? तो बैटरी बना रहा, बना ले। द कंपनी इज प्रिपेयरिंग ए प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बजट बना रहा है। अच्छा, बजट भी बना रहा है, बहुत बढ़िया। बैटरी भी बना रहा है, बजट भी बना रहा है, बहुत सुंदर। फॉर ए न्यू टाइप ऑफ बैटरी, कोई नई बैटरी ला रहा है भैया, उस नई बैटरी के लिए बजट बना रहा है। डेवलपमेंट ऑन द न्यू बैटरी इज टू स्टार्ट शॉर्टली। डेवलपमेंट है ना वो इसके ऊपर स्टार्ट हुआ शॉर्टली। एस्टिमेट फॉर द न्यू बैटरी आर एज फॉलोज। एस्टिमेट कॉस्ट दे रखी भैया,
तो ऊपर से कुल मिला करके इतना सा समझ में आया, चिंटू लिमिटेड करके कोई कंपनी है भैया। तो ये जो चिंटो है ना, ये चिंटो अपना आकर के एक बजट बना रहा है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होना है और ये आपको पूरी बजट की डिटेल दे रखी है। क्या है? लाइफ साइकिल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड, कि भैया पूरी लाइफ के दौरान 2 लाख यूनिट बनाएंगे और बेचेंगे। अब बनाओगे तो बेचोगी। सेलिंग प्राइस पर बैटरी 55 रुपए है। ओके सर। लाइफ साइकिल कॉस्ट चालू हो गई, जिसमें R&D कॉस्ट आई सबसे पहले 8 लाख, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, उसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी तो 25 है। अब पर बैटरी 25 है तो क्या करेंगे? अरे भाई कुछ नहीं करेंगे, हवन नहीं करेंगे, इस 25 बैटरी को 2 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। पर यूनिट है, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, अच्छा जी, पर बैच 300 रुपए की कॉस्ट आई। अरे भाई बैच मतलब नंबर ऑफ बैच दोगे क्या? तो अगर नहीं देंगे तो क्या दोगे? अरे भाई बैटरी पर बैच दे देंगे। इसका मतलब हर एक बैच में 250 यूनिट बनती है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर 2 लाख मेरी टोटल यूनिट है और एक बैच में 250 यूनिट बनती है, तो क्या मैं यहां पर इससे मेरी बैच साइज आ जाएगी क्या? सॉरी, आपका टोटल नंबर ऑफ बैच आ जाएगा क्या? यस सर आ जाएगा। 800 बैच के अंदर बनेगा भैया काम। ठीक है, ओके, डन है। फिर इसकी मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कॉस्ट दे रखी है 12 लाख। ओके। मार्केटिंग वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी दे रखी है पर बैटरी, तो इसका मतलब 2 लाख के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। पर बैटरी है तो टोटल नंबर ऑफ बैटरी से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 8 लाख, ये तो फिक्स्ड है ही, खत्म। अब की बार ध्यान रखना, अब की बार यहां पे पर ईयर नहीं दिया है, ड्यूरिंग द लाइफ की ही सारी कॉस्ट की डिटेल दे दी है। तो हमारे को फिक्स्ड वाली की कैलकुलेशन जो है ना आपको एज इट इज उठानी है। डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल कॉस्ट पर बैच, ध्यान रखिएगा ये पर बैच है, पर बैटरी नहीं है। 140। सर आपको कैसे पता ये पर बैच है? मैंने कहा इसलिए पता क्योंकि नीचे दे रखी है बैटरी पर बैच। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना, हमारी मैन्युफैक्चरिंग तो होती थी 250 के बैच में, मैन्युफैक्चरिंग होता है 250 के बैच में, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो 100 यूनिट के बैच में होता है। अब मुझे एक चीज बताओ, टोटल मेरी 2 लाख यूनिट्स हैं, एक बैच के अंदर 100 यूनिट्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो क्या मेरा नंबर ऑफ बैचेस आ जाएंगे क्या? यस सर आ जाएंगे ना। मैंने कहा कितने आएंगे? तो भाई सर 2000 बैच आ जाएंगे, और हर एक बैच के कारण से 140 रुपए खर्च होते हैं, तो 2000 बैच पर कितने होंगे पता पड़ जाएगा। ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है, कस्टमर सर्विस कॉस्ट पर बैटरी दे रखी है, तो यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 लाख से आ जाएगा। इग्नोर कर दो टाइम वैल्यू को, मैंने कहा कर देंगे, आपने जब डिटेल ही नहीं दी वेरिएबल उसकी परसेंटेज ही, तो हम इग्नोर वैसे भी करते क्योंकि केस नंबर 1 में फॉल करता है, केस नंबर 1 में ही फॉल कर रहा है ना। रेवेन्यू की डिटेल है? यस सर है। क्या कॉस्ट की डिटेल है? यस सर है। क्या डिस्काउंटिंग फैक्टर है? नो सर नहीं है। तो केस नंबर 1, और केस नंबर 1 क्या कहता है? सिंपली कॉस्ट उठाओ, रेवेन्यू उठाओ, प्रॉफिट निकालो, काम खत्म कर दो। रिक्वायर्ड क्या कह रहा है? कैलकुलेट कर दो बजटरी लाइफ साइकिल ऑपरेटिंग इनकम फॉर द न्यू बैटरी, नई बैटरी की बजटेड लाइफ साइकिल की ऑपरेटिंग इनकम बता दो भैया। ठीक है साहब बता देंगे। और व्हाट परसेंटेज ऑफ द बजट टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट विल बी इनकर्ड बाय द एंड ऑफ द R&D स्टेज। R&D स्टेज के बाद हमें यह बताओ कि कितने परसेंट टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्ट का, टोटल कॉस्ट का कितना परसेंट हिस्सा R&D कॉस्ट कवर करती है। मैंने कहा ठीक है, कैसे पता पड़ेगा? 8 लाख रुपए की R&D कॉस्ट है, आप टोटल प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की कॉस्ट कैलकुलेट कर लो। 8 लाख R&D कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 आ जाएगा, सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या करें? कंपनीज मार्केट रिसर्च डिपार्टमेंट एस्टिमेट दैट रिड्यूसिंग प्राइस बाय 2.50। अच्छा जी 2.5 रुपए से प्राइस कम कर दो, 2.5 रुपए से मतलब 55 की जगह 52.5 कर दो, तो उससे क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगी लाइफ साइकिल यूनिट सेल्स बाय 8%। 8% से इंक्रीज हो जाएगी, मतलब सर 2,16,000 हो जाएगी 2 लाख की जगह। मैंने कहा ठीक है। इफ यूनिट सेल इंक्रीज बाय 8%, अगर यूनिट की सेल्स 8% से बढ़ती है तो कंपनी प्लान कर रही है इंक्रीज करना मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन बैच को भी 8% से ही।
तो वो 8% से ही बैच की साइज को भी इंप्रूव कर देंगे। तो मतलब कि जहां पहले वो एक बैच में 250 यूनिट बनाया करते थे, वो अब 250 प्लस 8% मतलब कि 270 यूनिट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे एक बैच में। और जहां पहले 100 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे, वहां पर अब ये लोग 108 यूनिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मैं आपको बता दूं, क्या यहां पर नंबर ऑफ बैच और उसमें कोई अंतर आएगा? आंसर इज नो। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही अंतर सेम रेशियो से है, क्योंकि हमारी यूनिट्स की सेल्स भी 8% से बढ़ रही है और नीचे डिवाइड में जो बैच साइज आती है उसको भी 8% से बढ़ाया जा रहा है। एग्जांपल दिखाता हूं, यहां 2 लाख डिवाइड बाय 100 कर रखा है ना, तो कितना आया? 2000। अब 2 लाख की जगह तो कितना हो जाएगा? 2,16,000। और नीचे 100 की जगह कितना हो जाएगा? 108। तो अगेन 2000 ही आएगा। तो आज भी बैच साइज सेम ही रहेगी दोनों केस में, नंबर ऑफ बैचेस सेम रहेंगे, बैच साइज चेंज हो रही है बस। अज्यूम करो कि सारी वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी पर बैच फिक्स्ड कॉस्ट आपकी सेम रहेगी। शुड द कंपनी रिड्यूस करनी चाहिए क्या 2.5 रुपए से? आपकी कैलकुलेशन करके बताओ। करके देंगे। अगर हमारा प्रेजेंट प्रॉफिट भी निकाल देंगे, आपका रिवाइज्ड प्रॉफिट भी निकाल देंगे। अगर प्रेजेंट प्रॉफिट और रिवाइज्ड प्रॉफिट को इवेल्युएट कर लेंगे, अगर प्रेजेंट प्रॉफिट से आपका प्रॉफिट बढ़ता है तो 2.5 रुपए कम कर लेना, नहीं बढ़ता है तो भैया 2.5 रुपए कम करने की जरूरत नहीं है, हम तो 2 लाख यूनिट में ही खुश हैं। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल है भैया, इस क्वेश्चन की पूरी डिटेल हम लोगों ने आपको समझा दी है। अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर वर्किंग नोट्स के ऊपर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई वर्किंग नोट नहीं है जिसको आपको समझाने की जरूरत बहुत ज़्यादा पड़े। मैं सीधा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे आऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके एग्जाम का क्वेश्चन है भैया, ये भी ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिसंबर 2019 का, मतलब रिसेंटली 2-2.5 साल पहले का ही क्वेश्चन है। और आया कितने का? 5 + 2 + 55 मार्क्स का। 5 नंबर का पहले आप निकालेंगे इनकम वो, 2 नंबर का जो परसेंटेज निकालेंगे ना R&D टू कॉस्ट वो, और 5 नंबर की रिवाइज वापस जो कैलकुलेशन करेंगे वो। ठीक है साहब, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आ जाइए, क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका 10। ये आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है। हम लोग बाकी बचे हुए 2 क्वेश्चन बचेंगे, हमारे 2 क्वेश्चन बचेंगे, उन 2 क्वेश्चन को हम लोग कल वाले नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या कह रहा है देखते हैं। तो सबसे पहले ना यहां पे बना लो शीट। इस शीट के अंदर ना मैं इतना सा चाहता हूं कि मैं इसमें पर्टिकुलर का हिस्सा जो है ना वो अब की बार छोटा लूंगा। पर्टिकुलर का हिस्सा थोड़ा छोटा लिया, ये इसने इसको वर्किंग्स में बांट दिया और ये अमाउंट में आ जाएगा, ये वर्किंग्स और ये अमाउंट। चलिए, स्टेटमेंट का नाम दे देंगे कैलकुलेशन ऑफ लाइफ साइकिल कॉस्ट, LCC या PLCC भी लिख सकते हो आप। एग्जाम में मत लिख के आना, एग्जाम में पूरा ही लिख के आना। कई बार क्या होता है ना कि किसी को समझ में नहीं आएगा तो हमारे चक्कर पड़ जाएगा, उसके समझ में नहीं आएगा और हमको ये समझ में नहीं आएगा कि हमारे नंबर क्यों काटा साला। सॉरी फॉर द माई वर्ड्स। कैलकुलेशन ऑफ PLCC। बैटरी की जरूरत है भैया, लग जा भाई, लग जा गले कि चार्ज हो जाए। चलो, कैलकुलेशन ऑफ PLCC एंड प्रॉफिट। PLCC निकाल देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। कब? पहला केस जब यूनिट्स 2 लाख हो @55 पर, और जब यूनिट्स, अब यूनिट्स कैसे आएगी? 8% इंक्रीज हो जाएगी तो 2,16,000 2.5 रुपये कम हो गए तो आपकी बार 52.50। ठीक है,
लो जी भैया, हम तो वर्किंग नोट बना ही देते हैं, थोड़ी सी जगह रख लेते हैं। अब की बार मैं वर्किंग नोट नहीं बना रहा, वर्किंग नोट आप लोग खुद बनाएंगे। क्या करना है? वर्किंग नोट नंबर 1, 2 लाख यूनिट प्लस 8% सेल एक्स्ट्रा, तो 2,16,000। ठीक है, ये वर्किंग्स, ये रुपीज, डब्लू लिख रहा हूं, आप लोग वर्किंग्स लिखेंगे, वर्किंग रुपीज, ये आपका पर्टिकुलर्स। मैंने PART लिखा है, आप पूरा लिखेंगे। सर आपके क्यों मजे हैं? मैंने कहा भाई इसी मजे के लिए तो थोड़ी मेहनत की थी एक्स्ट्रा, अब तक आपके भी मजे होंगे बहुत जल्दी। चलिए, सबसे पहले आते हैं हम लोग हमारी सेल्स पर, और आपको पता ही है कि सेल्स का मैं यहां से एक बार के लिए बंद कर दूंगा, और इस सेल्स को मैं क्या नाम दूं? ए। तो 2,55,000 की रेट से है, तो इन शॉर्ट मेरे लिए ये हो गया 110 लाख, 2,16,000, ये है मेरा 52.5 की रेट से, तो ये आ जाएगा 113.40 लाख, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा रुपीस जो है ना वो इन लैक्स है। चलो, सेल्स हो गई। अब मैं यहां से कॉस्ट उतारना चालू करूंगा फटाफट फटाफट। तो सबसे पहली जो कॉस्ट है, सबसे पहली कॉस्ट आ रही है आपकी R&D कॉस्ट, जो कि है 8 लाख। R&D कॉस्ट 8 लाख, 8 लाख। वेरिएबल कॉस्ट पर बैटरी दे रखी है 25 रुपए। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले रहा हूं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में सबसे पहला वेरिएबल कॉस्ट बैटरी वाइज, और दूसरा ले लूंगा मैं यहीं पे वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज। और जो बैटरी वाइज है ना, उसका तो क्वेश्चन ने खुद ने पर यूनिट ही दे दी एक प्रकार से, मतलब पर बैटरी, तो मतलब वो हो गई 25 रुपए की रेट से, वो 25 की रेट से हो गई, और यहां पर 300 रुपए और 250 का @25, और यहां पर भी @25। यहां पर बैच साइज जो है वो आप लोगों के लिए देखिएगा, एक टोटल यूनिट है 2 लाख, एक बैच के अंदर यूनिट जाएंगी 250, तो इससे आ जाएंगे नंबर ऑफ बैचेस, 2 लाख डिवाइड बाय 250 से 800 बैच आ जाएंगे, और एक बैच के 300 रुपए चार्ज करते हैं। तो 2 लाख डिवाइड बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 300, तो आ जाएगा आपका 2.40, तो आ जाएगा ये वाला, और यहां पर 25 की रेट से है, तो ये आपके लिए 2 लाख यूनिट पर 50 लाख, और 25 की रेट से है तो 2.16 लाख के लिए 54 लाख, और यहां पर अब 2 लाख की जगह यूनिट हो गई है 2,16,000। बैच साइज जो है वो आपकी 250 थी, लेकिन 250 को इंक्रीज कर दिया है 8% से, तो 1.08 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतने नंबर ऑफ बैच आ जाएंगे, और उसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ₹300 से, तो मैं बिना कैलकुलेशन करे आपको बता सकता हूं कि ये 2,40,000 ही आएगा। 2,16,000 डिवाइडेड बाय, ये आपका पहले 250 मल्टीप्लाई बाय 1.08, तो 270 का बैच हो गया। 2,16,000 डिवाइड बाय 270 मल्टीप्लाई बाय 300, तो ये आ गए भैया 2,40,000। सर ऐसा क्यों? मैंने बताया था ना
न्यूमरेटर भी 8% से बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर भी 8% से, मतलब कि ऊपर वाला भी 8% से, नीचे वाला भी 8% से, तो चेंज कुछ आएगा ही नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दोनों हो गई आपकी, वेरिएबल कॉस्ट बैच वाइज भी और यूनिट वाइज भी। फिर इसके बाद में आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है 12 लाख, वो ले लेंगे, उसमें कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं है आपका। फिक्स्ड कॉस्ट यहां पर भी 12 लाख और यहां पर भी 12 लाख। फिर 3.5 रुपए के हिसाब से मार्केटिंग कॉस्ट दे रखी है आपको, मार्केटिंग कॉस्ट, और मार्केटिंग कॉस्ट के अंदर सबसे पहला जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है, जो कि है आपकी @3.50, @3.50। तो ये आ जाएगा 7 लाख और यहाँ पर आ जाएगा 3.50 लाख मल्टीप्लाई बाय 2.160, तो ये आ जाएगा आपका 7.56। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है इसकी मार्केटिंग की, चेक कर लेते हैं। ये हो जाएगी 8 लाख, तो ये 8 लाख और ये भी 8 लाख। फिर इसके बाद में आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट जो है दोस्तों वो आपकी बार इसमें यहां पर ओनली बैच वाइज ही है। कितनी कितनी दे रखी है चेक कर लेते हैं एक बार, चेक कर लें। तो यहां पर आपको लिए सर चेक करने के लिए गुंजाइश ही नहीं बची, आपने तो सब कुछ सॉल्व कर दिया था यहीं पे ही। मैं कोई दिक्कत नहीं, हम अभी मार्केट को अभी साफ कर लेते हैं। देखो ये नीचे वाला तो बिल्कुल क्लियर कर दिया मैंने, ये लो यहाँ तक का भी क्लियर। तो आपको वेरिएबल कॉस्ट पर बैच है 140 और बैच साइज है 100 की, और यहाँ फिक्स्ड खर्चा है 4,60,000 का और ये 1.70। तो पहले 1.70 वाले और 460 वाले को भी लिख देते हैं। 4,60,000 यहाँ पर और 4,60,000 ही यहाँ पर। फिर इसके बाद में आखिरी खर्चा है कस्टमर सपोर्ट का, और कस्टमर सपोर्ट का खर्चा दे रखा है पर यूनिट वाइज @1.70 और @1.70। एक बार चेक कर लेते हैं क्या यही दे रखा है 460 और 170। तो ये देख लीजिएगा 460 और 1.70 यही दे रखा है, और यहाँ पर 140 रुपये का 100 के बैच में। 2 लाख टोटल यूनिट, 100 का बैच और एक बैच के लिए 140 रुपये का खर्चा। तो यहाँ पर 2000 बैच पर 140 के हिसाब से 2,80,000 रुपये का खर्चा है। यहाँ पर क्वांटिटी 2,16,000 हो गई होगी, लेकिन बैच साइज भी तो 100 की जगह 8% से बढ़ गया तो 108 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई किया 140 से, तो मैं आपको बिना कैलकुलेशन किए बता सकता हूं कि ये आपका 2.80 लाख ही आएगा। और यहाँ पे ये 1.70 है, इस 1.70 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3.40 लाख, और ये आपका 1.70 को अगर मैं 2,16,000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा 3.672 लाख। और अगर मैं यहाँ पर इन सब का टोटल कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, मेरे पास ना यहाँ पर निकल के आ जाएगा लाइफ साइकिल कॉस्ट, और इसको मैं क्या नाम दूं, इसको दे दो बी। और ये अगर मैं इसको टोटल कर देता हूँ तो यहाँ पर ही लगे हाथ मैं इसी पेज के ऊपर ही इसका प्रॉफिट भी निकाल देता हूँ, और प्रॉफिट कैसे आएगा A माइनस बी। तो भैया टोटल कर लीजिएगा एक बार, आप देखिएगा, जूम इन कर लेते हैं अपन, जूम आउट सॉरी। 8 + 50 + 2.40 + 12 + 7 + 8 + 2.80 + 4.60 + 3.40,
तो ये आ जाएगा आपका 98,20,000। तो 98.20 लाख ये आ जाएगा। और लगे हाथ इसका प्रॉफिट भी बता दें क्या, माइनस कर देंगे 110 लाख में से, तो इसका प्रॉफिट आ जाएगा आपके लिए 11,80,000। फिर यहाँ आ जाएगा 8 + 54 + 2.40 + 12 + 7.56 + 8 + 2.80 + 4.60 + 3.672। तो ये आ जाएगा 103,032। मतलब कि आपका 103,03,200 रुपये के लगभग आ रहा है। और आपको सेल्स कितनी की है, 113,40,000 की। उसमें से अगर मैंने 103.032 लेस कर दिया तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। और प्रॉफिट आ रहा है 10.368 लाख का। क्या एक बार चेक कर लूँ? कर लो। मैंने कहा देखिएगा, यहाँ पर तो 11.80 लाख तो यहाँ पर, और 10,36,800 यहाँ पर। तो 11,80,000 और 10,36,800। तो ये तो आया 11,80,000 और 10,36,800 ये आया। ठीक है। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और हमसे पूछा था, वो पूछा था कि R&D कॉस्ट का। तो पहले तो सेकंड क्वेश्चन देते हैं, डिसीजन बाद में देंगे। परसेंटेज ऑफ R&D कॉस्ट टू टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट से इसका परसेंटेज कैसे आएगा? इसका आ जाएगा R&D कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। तो R&D कॉस्ट कितनी है भैया? 8 लाख की। टोटल कॉस्ट कितनी थी पहले वाले केस में? 98.20। और इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, और वो आ जाएगा 8 लाख डिवाइडेड बाय 98.20 परसेंटेज। और वो आ रहा है आपका 8.146 आ रहा है। तो मैं इसको 15% लिख देता हूँ। चेक कर लीजिएगा ये भी आंसर आ गया है क्या? ठीक है, तो ये भी आंसर आपका आ गया है क्या, एक बार चेक कर लीजिएगा। 8.14% ये भी आ गया है। सिंस प्रॉफिट इज लोअर प्राइस शुड नॉट बी रिड्यूस। बस ये और एक एंट्री आपको डालनी थी, ये भी आपको लिखना था डिसीजन, और डिसीजन कह देंगे सिंस प्रॉफिट डिक्रीज्ड। और हम रिस्क नहीं लेंगे, केवल ये लिख के कि केवल डिक्रीज है, तो डिक्रीज बाय रुपीज, कितने से डिक्रीज हुआ वो भी लिख के आएंगे। तो यहाँ पर 11.80 लाख था जो कि डिक्रीज हो गया 10.368। तो इन शॉर्ट इसको अगर मैं रुपीज़ टोटल में बोलूँ तो 1,43,200 रुपये से कम हो गया। सिंस प्रॉफिट डिक्रीज बाय 1,43,200 हैंस प्राइस शुड नॉट डिक्रीज। हैंस प्राइस शुड नॉट डिक्रीज या शुड नॉट रिड्यूस, जो भी है। और ये आशुतोष लाटा जी के साइन। खत्म हो गया। समय बच गया, कोई बात नहीं, समय बच गया तो नोट्स लिख लेंगे, कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। आई होप सो इसमें इस क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। कोई भी डाउट रहे तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ये आपका पूरा सॉल्यूशन हो गया, पूरा क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि हमारे दोनों ही क्वेश्चन केस नंबर 1 पर फॉल कर रहे थे, ये हमारे हो गए हैं। अब हमारे लिए 2 क्वेश्चन शेष हैं। एक हमारे लिए क्वेश्चन नंबर रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कि 2018 दिसंबर का 4+2 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। एक हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ऐसे हमारे 2 क्वेश्चन शेष हैं। और इन क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपके लिए पानी पी लेता हूं, फिर मैं आपसे वापस से रिकनेक्ट होता हूं।
चलिए अब क्या करना है, अब आपके साथ मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा आप लोग अपना दिमाग जरूर यूज करना चालू कर दीजिएगा इसमें। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बहुत कोई टिपिकल आने वाला है, बहुत कुछ आने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पे तो कुछ टिपिकल है ही नहीं, कोस्टिंग आसान है। तो अब आपके साथ मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि मेरे लिए एक नया टॉपिक है, और उस टॉपिक का नाम है टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? डिसीजन ऑन या डिसीजन मेकिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन। सर ऐसा कोई नाम सुनेला लगता है? मैंने कहा बिल्कुल सुनेला होगा आप लोगों का कैपिटल बस्टिंग में। बाकी मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों का ऑपरेशनल मैनेजमेंट के अंदर भी ये है कि नहीं है, क्योंकि इट्स बीन सो लॉन्ग टाइम व्हेन आई क्लियर्ड माई इंटर। सो मुझे आइडिया नहीं है कि ये इंटर के अंदर आपके ओएम में भी कुछ रिप्लेसमेंट थ्योरी करके एक टॉपिक था, मुझे आइडिया है, लेकिन उसमें ये रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन था कि नहीं था मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो डिसीजन मेकिंग फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स। अब ध्यान से सुनिएगा सर, ये टॉपिक जो है ये है क्या, इसमें हम लोगों को क्या देखने का है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर मैं कोई भी कारोबार कर रहा हूं तो मुझे मशीन्स की जरूरत होती है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन पॉइंट यहां पर यह होता है कि मैंने क्या मशीन के ऊपर केवल खर्चा वही होता है कि एक बार खरीद लिया खत्म। भाई अगर मैं छोटी से छोटी मशीनरी की भी बात करता हूं, मेरे घर में एसी लग रहा है, उस एसी की कॉस्ट की भी बात करता हूं, तो भाई क्या होता है ना, मैंने खरीदा, केवल खरीदने की कॉस्ट नहीं होती है, मुझे उससे मेंटेन भी करना होता है, उसके ऊपर मेंटेनेंस का खर्चा होता है, कभी रिपेयरिंग के लिए भी होता है, तो ये भी खर्चे होते हैं। सर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का मतलब, मैंने कहा मेंटेनेंस तो मतलब आपके लिए प्रिवेंटिव कॉस्ट, कि हाँ भैया आगे जाकर के कभी खर्चा ना हो, इसके लिए मेंटेनेंस पहले से करते हुए चलो। जैसे कि आप कार की सर्विस कराते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट में आता है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी, आप जा रहे हैं हाईवे पे, चलते चलते खराब हो गई, अब उसको रिपेयर करेंगे, तो इस तरह के खर्चे आपके साथ मशीनरी के साथ भी आपके होते हैं। लेकिन जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आपको भी पता होगा कि एक टाइम के बाद उस मशीनरी की जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन होती चली जाती है, और उसको कंटिन्यू रखने के लिए हमें उसके ऊपर अधिक से अधिक खर्चा करना पड़ता है। अब जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा, हम लोग हमारे घर के अंदर कार लेते हैं या स्कूटर मोटरसाइकिल लेते हैं, तो अब हमारे साथ क्या होता है कि एक टाइम, पर्टिकुलर टाइम तक तो वो हमारे लिए बिल्कुल सही रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब हम कहते नहीं है क्या, एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं, यार अब ये गाड़ी ना खर्चा मांगने लग गई, अब ये गाड़ी खर्चा मांगने लग गई। तो हम क्या कहते हैं कि खर्चा मांगने लग गई, इसका मतलब अब हमको इसको दूसरी मशीन के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए, हमको ये दूसरी मशीन के साथ रिप्लेस कर देना चाहिए। एक तो डिसीजन ये करना। अगर हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग मशीन है, उसे हमें आज किसी दूसरे के साथ या एक साल बाद किसी दूसरे के साथ रिप्लेस करना है, एक डिसीजन। एक दूसरा कि मैंने आज कोई मशीन खरीद तो ली, मैंने आज कार ले ली। आज सपोज से मेरे पास, क्योंकि मेरी वन ऑफ द फेवरेट कार एज ऑफ नाउ स्कॉर्पियो कार है, मैंने एक बार खरीद तो ली, अब मेरे को बेशुमार प्यार स्कॉर्पियो से, लेकिन अगेन एनालिसिस किया कि स्कॉर्पियो तू कब तक मेरे को पिएगी, क्योंकि स्कॉर्पियो भी तो पिएगी, अब वो मुझे कब तक पिएगी वो मैंने अभी एनालाइज करने बैठ गया। मैंने देखा कि पहले साल कोई खर्चा नहीं मांग रही, दूसरे साल कोई खर्चा नहीं मांग रही, तीसरे साल खर्चा मांगना चालू किया, चौथे साल थोड़ा और एक्स्ट्रा, पांचवें साल से तो स्कॉर्पियो ने इसको पी लिया, मतलब इसको पी लिया स्कॉर्पियो ने। अब पॉइंट यह है, मुझे पहले साल के एंड में स्कॉर्पियो रिप्लेस करके दूसरी स्कॉर्पियो लानी चाहिए, कि दूसरे साल में, कि तीसरे साल में जब इस खर्चा लगना चालू किया
या चौथे साल में जब खर्चा और बढ़ा, या पांचवें साल में जब खर्चा हद पार कर गया। तो ये जो डिसीजन लेना होता है ना, ये हमारा रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन के अंदर ये डिसीजन हमको लेना होता है। अब होगा क्या, हम लोग जब पहले साल जब हमारा खर्चा ना के बराबर लगता था, हम उसकी भी कॉस्ट निकालेंगे। हम लोग जो हमारा खर्चा आपके तीसरे साल लगेगा, उसका भी खर्चा निकालेंगे। लेकिन अब समस्या क्या होगी, अगेन समस्या कहां होगी कि खर्चा 3 अलग अलग टाइम पीरियड पे लग रहा है। खर्चा 3 अलग अलग टाइम पीरियड पे लग रहा है, तो अगेन प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट आएगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बीच में घुसेगा। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहेगा कि देखो भैया, अब मुझे सुनिएगा, मेरा पहले साल खर्चा हुआ खरीदने का, दूसरे साल मेरा जो खर्चा है वो रिपेयरिंग का इनका चालू हो गया। अब हर जगह पर अलग अलग अमाउंट का खर्चा होगा, तो मुझे क्या करना होगा कि मैं अगर स्कॉर्पियो को 2 साल रखूं, तो स्कॉर्पियो को मैं 3 साल रखूं, तो स्कॉर्पियो को मैं 4 साल रखूं, तो 5 साल रखूं, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग खर्चे बढ़ते चले जाएंगे। तो मुझे अगर इनको कंपेयर करना है, अब ऑब्वियस सी बात है, मैं मेरी प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा अगर 2 साल की, तो 2 साल के खर्चों का टोटल आएगा। सपोज से 2 साल के खर्चों का टोटल आता है 2 लाख, उनकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 1,80,000 2 साल का। लेकिन 3 साल का खर्चा जोड़ूंगा तो ये 1,80,000 की जगह 2,60,000 के लगभग पहुंच जाएगा। तो क्या मैं केवल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल कॉस्ट से कैलकुलेट कर सकता हूं? मतलब मैंने सपोज से ये कहा कि 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख और 2 लाख, ये 4 साल तक मेरे खर्चे हैं। सपोज से ये इसके ऊपर प्रेजेंट वैल्यू निकाली, पहले साल की प्रेजेंट वैल्यू से 0.90, मैं एक ऑन एन एवरेज ले रहा हूं, इसको किसी परसेंटेज से मत निकालिएगा, मैं ओवरऑल आपको इसका इजीली कैलकुलेशन करने के लिए बता रहा हूं। सपोज से इसका 0.80, सपोज इसका 0.70 और इसका 0.60, ये आपका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आ रहा है सपोज से। तो अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां पे आ जाएगा आपका 0.90 का खर्चा प्रेजेंट वैल्यू, यहां 0.80 का, यहां पे 1.40 का और यहां पे 1.20 का। मेरा पॉइंट क्या है, अगर मैं पहले साल खर्च करूंगा, अगर पहले साल रिप्लेस करूंगा तो मेरा खर्चा 0.90 का, अगर मैं दूसरे साल करूंगा तो इसका और इसका टोटल 1.70, अगर मैं तीसरे साल करूंगा रिप्लेस तो इसका, इसका और इसका, तो इन तीनों का अगर मैं टोटल करता हूं तो ये आ जाएगा आपके लिए 3.10। और अगर मैं चौथे साल रिप्लेस करता हूं तो मेरा खर्चा इसका, इसका और इसका तीनों का आ जाएगा, जो कि आ जाएगा 4.30। अब अगर मैं इनको इवेल्युएट करूंगा तो सबसे ज्यादा खर्चा तो मेरा यहां लग रहा है, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर, उससे कम यहां पर। तो मैं तो ऐसे कह दूंगा कि पहले साल ही रिप्लेस कर दो भैया, क्योंकि खर्चा बढ़ता जा रहा है। अब हैंड टू हैंड क्या बोलेगा, ए हलकट, क्या तूने यहां पर ये चीज देखी कि तेरा जो प्रेजेंट वैल्यू आ रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू अलग अलग पीरियड का आ रहा है। अब तू 1 साल के को 4 साल से इवेल्युएट करेगा तो कैसे आएगा? सपोज मैंने आपको ऑडियो मैसेज में जो एग्जाम्पल भेजा था, मैं उस एग्जाम्पल पे बात करता हूं। सपोज मैं आशुतोष, मेरे बड़े भैया जिनका नाम है आदित्य, आशुतोष लाटा जी CA/CM है, आदित्य लाटा जी CA/CS, मैं CA ही मान लेता हूं अभी, क्योंकि अभी उनके ओनली 3 पेपर बाकी हैं फाइनल के, वो भी अबाउट टू CA हैं, जस्ट होने वाले हैं, CS ऑलरेडी हैं। ठीक है, अब सपोज से मैं आपको डिटेल दी, मैंने मेरे घर वालों को डिटेल, घर वालों ने हमें दोनों को पैसे दिए, दोनों को घर वालों ने पैसे दिए। अब घर वालों ने पैसे जब दिए तो साल के एंड में जाकर के, आज के 2 साल 3 साल बाद पूछा, अरे यार तेरे को ना उस टाइम पर तेरे अकाउंट में हमने FD करा के दी थी, उसमें से कितना खर्च हुआ रे? मैंने बोला मैंने ना उसमें से 1,20,000 रुपये खर्च किया, भैया ने ना उसमें से 2 लाख रुपए खर्च किए हैं।
घर वाले क्या बोलेंगे, यार अपना जो छोटा वाला बच्चा है ना वो बड़ा समझदार है, उसने 1,20,000 ही खर्च किए हैं, बड़े वाले ने तो 2 लाख कर दिए। हैंड टू हैंड बड़े भैया क्या बोलेंगे, अब सुनो ध्यान से, ट्विस्ट ये है कि इसने 1,20,000 2 साल में खर्च किए हैं और मैंने 2 लाख जो खर्च किए हैं वो 5 साल में जाकर के खर्च किए हैं। आप बताओ कि इसने 2 साल में ही 1,20,000 खर्च कर दिया और इन्होंने 2 लाख रुपए 5 साल में जाकर के, मतलब ऑन एन एवरेज बोले तो इन्होंने 40,000 रुपए महीना खर्च किया और इधर इन्होंने 60,000 रुपए महीना खर्च किया। अब बताओ आशुतोष लाटा जी ज्यादा समझदार कि बड़े भैया समझदार? आंसर क्या आएगा, चेंज हो गया, आपका आंसर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि अभी तक आप कंपैरिजन करते थे 2 साल और 5 साल की वैल्यू पर। इसी कारण से इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट और इक्विवेलेंट एनुअल नेट प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आया। इन दोनों पॉइंटों के कारण से ही ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए आया। अब ये कॉन्सेप्ट आया, अब इस कॉन्सेप्ट को आने के पश्चात हमने इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट निकाली। यहां पर आपके लिए प्रेजेंट वैल्यू को बिना कंसीडर किए हमने एवरेज निकाला है, और जब प्रेजेंट वैल्यू को कंसीडर करते हुए कर लेते हैं तो उससे इक्विवेलेंट एनुअल वैल्यू आ जाती है आपकी, जिसे हम EAC बोलते हैं। ठीक है ना? अब यहां पर जो ये खर्चे आ रहे हैं ना, यहां पर जो ये खर्चे आ रहे हैं ना, ये टोटल आपका यहां पे 4.30 था। तो ये 4 अलग अलग खर्चे अलग अलग टोटल टाइम पीरियड के लिए हैं। ये 4 अलग अलग खर्चे टोटल अलग अलग टाइम पीरियड के लिए हैं। तो हमें क्या करना होगा ना, इन सब टाइम के जगह इनका एक हमको एवरेज निकाल देना है इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की सहायता से। इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट की सहायता से हमको इसका एवरेज निकाल देना है, और ये जो एवरेज हम लोग निकालेंगे ना, इस एवरेज के ऊपर देख लेंगे भैया, जहां पर भी सबसे कम एवरेज आ रहा है उस जगह पे मान लेंगे कि हमारा वो रिप्लेसमेंट है। क्यों? अन्यथा ऐसा होगा कि अगर हमारी इक्विवेलेंट एनुअल कॉस्ट बढ़ने लगेगी ना कहीं से, तो फिर उस टाइम पर हमारे को प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जो कॉस्ट हमारी बच सकती थी, वो नहीं बच पाएगी, क्योंकि अब हमारे लिए मेंटेनेंस कॉस्ट हमारे लिए बढ़ती चली जाएगी। तो अब इसको मैंने, एक तरीका तो हुआ आपको एक एग्जिस्टिंग मशीन को दूसरी एग्जिस्टिंग मशीन से रिप्लेस करने का डिसीजन, और एक कोई नई मशीन हमने आज ली है, एग्जिस्टिंग मशीन है कि नहीं है उसका हमें पता ही नहीं है, नई मशीन आज ली है, उसको कब वापस से बेच के दूसरी मशीन उठानी है उसका डिसीजन। क्या? एक तो कि ए मशीन है और एक नई मशीन है बी, न्यू। तो अब एक तो ऑप्शन है कि आपको इस ए को कब बेच करके सोल्ड आउट करके कब आपको बी पर शिफ्ट कर देना है, पहला तो ये। और एक आपने ए अभी खरीदी है, अब इस ए को आपको 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कब आपको इसको रिप्लेस करनी है नई मशीन से। यहां पे समझ में आ रहा है? यहां पर 2 मशीनों के अंदर कंपैरिजन हो रहा है और यहां पर केवल एक ही मशीन पे कंपैरिजन हो रहा है। तो जो एक मशीन पे जो कंपैरिजन होगा उसे हम लोग केस नंबर 1 में लेंगे, और जो 2 मशीनों में कंपैरिजन होगा उसे हम लोग केस नंबर 2 में लेंगे। ठीक है ना? और इसके ऊपर हमारा जो समय है वो अभी तो है, बिल्कुल है, लेकिन अभी समय है और समय के साथ मुझे ना एक काम करना है, मुझे इसके नोट्स के साथ जब तक इसका क्वेश्चन मैं इमीडिएटली सॉल्व नहीं कराऊंगा तब तक मुझे समझ में नहीं आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। इसके आगे के जो हमारे इसके दोनों केसेस हैं वो, और दोनों केसेस के साथ दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो, इन चारों चीज़ों को हम लोग कल नेक्स्ट क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। टिल देन आप लोग जितना मैंने आपको आज कराया, 2 क्वेश्चन ही कराए हैं, वो 2 क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिएगा। थोड़े लेंदी हैं लेकिन बाय हैंड ही कीजिएगा। उम्मीद करता हूं आज जो वीडियो के अंदर मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्ट्रेटेजीज, जो गाइडेंस दी वो आपको पसंद आई होगी। प्लस आप लोगों को जो मैंने एक मोटिवेशन लाइन बोली कास्ट वर्ड के ऊपर, जो मैंने आपको एक स्पीच दिया, वो भी पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा तो मुझे बताना जरूर कि आपको कैसा लगा। अगर लगेगा आपके अच्छे फीडबैक्स आएंगे तो मैं आपको इस तरह की स्ट्रेटेजीज, इस तरह के मोटिवेशंस मैं ड्यूरिंग द लेक्चर्स देता रहूंगा। ठीक है? टिल देन आप सब लोगों के साथ एक चीज अगेन बोलूंगा, लंबी गहरी सांस छोड़ें,
और दिल से बोलें कोस्टिंग आसान है। सो गाइस, कोस्टिंग है आसान। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे एंड हम लोग कल वापस से मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। और यस, एक एक क्वेश्चन रिवाइज हो जाना चाहिए आपका आज तक का। अगर आपने आज तक भी स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है। 10 में से 8 ही क्वेश्चन हुए हैं, अभी भी देर नहीं हुई है। 8 क्वेश्चन को नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कंप्लीट करके आना, तभी हम लोग आपसे वापस मुलाकात करेंगे और विद कॉन्फिडेंस के साथ बात करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय, टेक केयर, टाटाज। सर टाटाज कौन सा कॉन्सेप्ट होता है? मैंने कहा ये ओकेज वाला कॉन्सेप्ट है, जैसे ओकेज होता है ना वैसे टाटाज। ओके, बाय बाय, विद लॉट्स ऑफ लव, गुड लक।